started. देखो लास्ट क्लास में हम लोगों ने स्टार्ट किया था सिंगल एंट्री या फिर इसको हम लोग बोलते हैं इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स। ठीक है, तो 8 नंबर तक हम लोगों ने कर लिया था। अब इलास्ट्रेशन 9 जो है इससे स्टार्ट करेंगे। सिंपल फाइनल अकाउंट जैसा ही है, बट हमें बहुत सारा चीज मिसिंग होगा, उसे आइडेंटिफाई करना। बोला है कि फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा फर्निश्ड बाय मिस्टर मनोज यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर ए ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। हमें बता ही दिया है कि ट्रेडिंग पीएल बनाना है, क्योंकि लास्ट क्लास में पढ़ा था 2 मेथड होता है, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स होता है और एक होता है ट्रेडिंग पीएल बैलेंस शीट। मतलब क्वेश्चन खुद बोल रहा है कि ट्रेडिंग पीएल बनाओ, तो इसका मतलब ट्रेडिंग पीएल बैलेंस शीट मेथड फॉलो करने बोल रहा है फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2022। ठीक है, एंड बैलेंस शीट एज एट दैट डेट, मतलब सेम उसी डेट का बैलेंस शीट। ऑल वर्किंग शुड फॉर्म पार्ट ऑफ योर आंसर, सारे वर्किंग में आंसर्स का पार्ट ही माना जाएगा। एसेट एंड लायबिलिटीज गिवन है। एसेट एंड लायबिलिटीज में क्रेडिटर ओपनिंग क्लोजिंग का डेटा दिया हुआ है, सन्ड्री एक्सपेंस आउटस्टैंडिंग, सन्ड्री एसेट, इन्वेंट्री, कैश इन हैंड एंड एट बैंक, डेटर, डिटेल्स रिलेटिंग टू ट्रांजैक्शंस इन द ईयर। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक एसेट्स है। देखो एसेट्स एंड लायबिलिटीज है, यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, तो ये लायबिलिटी है, ये लायबिलिटी है, ये एसेट है, ये एसेट है, ये एसेट है, ये एसेट है। ठीक है, अब ये सब कहाँ जाएगा? ये सब बैलेंस शीट में जाएगा। ठीक है, ओपनिंग डेटा ओपनिंग बैलेंस शीट में जाएगा, क्लोजिंग डेटा क्लोजिंग बैलेंस शीट में जाएगा। अच्छा, अब नेक्स्ट देखते हैं और क्या। नेक्स्ट देखो यहाँ पर डिटेल्स रिलेटिंग टू ट्रांजैक्शन। अच्छा, एक डेटर हमारा मिसिंग भी है, ओपनिंग डेटर। इसका मतलब ये हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा। अगर नहीं करते हैं, अगर हम लोग फाइंड आउट नहीं करते हैं, तो स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स मतलब ओपनिंग बैलेंस शीट को कैसे कंप्लीट करेंगे? वो कंप्लीट नहीं होगा तो कैपिटल नहीं पता चलेगा, और अगर कैपिटल नहीं पता चलेगा तो फाइनल बैलेंस शीट भी नहीं बन पाएगा। उसके बाद यहाँ पर ट्रांजैक्शंस में दिया हुआ है, देखो कैश एंड डिस्काउंट क्रेडिटेड टू डेटर। डेटर को कितना कैश दिया है हम लोगों ने, क्रेडिटेड टू डेटर का मतलब होता है एसेट। कैश डिस्काउंट टू डेटर मतलब जो तुम लोग एंट्री करते हो कैश अकाउंट डेबिट डिस्काउंट अलाउड डेबिट टू डेटर, मतलब डेटर से पैसा रिसीव करते वक्त हम लोग इस तरीके का एंट्री करते हैं। तो ये कैश एंड डिस्काउंट क्रेडिटेड टू डेटर बोला है 64,000, बट इंडिविजुअली कैश और डिस्काउंट का वैल्यू हमें नहीं दिया हुआ है, इस बात का ध्यान रखो। ठीक है, अच्छा अब देखते हैं नेक्स्ट। बैड डेब्ट बोला है। ठीक है, सेल्स में कैश क्रेडिट मिक्स्ड अप किया हुआ है। डिस्काउंट अलाउड बाय ट्रेड क्रेडिटर, परचेज रिटर्न, एडिशनल कैपिटल पेड इनटू बैंक, रियलाइजेशंस फ्रॉम डेटर पेड इनटू बैंक, कैश परचेज, कैश एक्सपेंस पेड बाय चेक फॉर मशीन परचेज, हाउसहोल्ड एक्सपेंसेस ड्रॉन फ्रॉम बैंक, कैश पेड इनटू बैंक, कैश ड्रॉन फ्रॉम बैंक, कैश इन हैंड, चेक इशूड टू ट्रेड क्रेडिटर। मतलब ये सब ट्रांजैक्शंस है, और हम लोग को प्रिपेयर करने बोला है ट्रेडिंग पीएल बैलेंस शीट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2022। तो देखो कैसे होगा। Question 9. Illustration 9. In the books of Mr. Manoj, in the books of Mr. Manoj, trading and profit and loss account, trading and profit and loss account for the year ended 31st of March 2020. Particulars ट्रेडिंग पीरियड, और थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं, ज्यादा ट्रांजैक्शंस तो नहीं दिखा मुझे। ठीक है, फिर भी ट्रेडिंग पीरियड इतने में बन जाएगा। ठीक है, इसके नीचे बनाएंगे बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च
एसेट्स, लाइबिलिटीज, अब नीचे जो भी होगा वर्किंग नोट्स बनाया जाएगा। अच्छा, वर्किंग नोट्स क्या क्या बनेगा अब वो क्वेश्चन पे डिपेंड करता है। सबसे पहला डेटा है क्रेडिटर। क्या क्रेडिटर में ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस में चेंजेस है। तो इसका मतलब क्रेडिटर में कुछ ना कुछ ट्रांजैक्शन हुआ होगा, तभी ओपनिंग बैलेंस जो 15,770 है वो चेंज होकर 12,400 हुआ है, कम हुआ है। ठीक है, अब नॉर्मली कम होने का मतलब ये होता है कि हम लोगों ने क्रेडिटर को पेमेंट कर दिया होगा, फिर भी हम हमारे जो भी एसेट लाइबिलिटीज का डिटेल्स होता है जिसमें चेंजेस दिखेगा वो अकाउंट हमें बनाना चाहिए, एक्सेप्ट इन्वेंट्री, उसका जरूरत नहीं होता है। ठीक है, तो सबसे पहला वर्किंग नोट बनाएंगे क्रेडिटर का। वर्किंग नोट नंबर 1 तो यहाँ पर हो जाएगा क्रेडिटर का। ठीक है, इससे कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा कि हमें कौन सा अकाउंट बनाना चाहिए कौन सा अकाउंट नहीं बनाना चाहिए। सिंपल वही वो सारे अकाउंट्स बनने चाहिए, मतलब बनाना बेटर होता है जिसमें हमारा ट्रांजैक्शंस में चेंजेस दिख रहा है। ठीक है, तो क्रेडिटर में बाई बैलेंस बीडी और टू बैलेंस सीडी। ठीक है, तो बाई बैलेंस बीडी यहाँ पर 15,770 और टू बैलेंस में चला जाएगा 12,400। अच्छा, अब ये दोनों डेटा और कहाँ कहाँ जाएगा। ये दोनों डेटा एक तो ओपनिंग बैलेंस शीट में जाएगा और एक क्लोजिंग बैलेंस शीट में जाएगा। तो हम दूसरा वर्किंग नोट नंबर 2 करते हैं। ओपनिंग बैलेंस शीट को यहाँ पर हम लोग बोल सकते हैं स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। ठीक है, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स ये बना लेंगे। ठीक है, एक साइड एसेट एक साइड लाइबिलिटी। एसेट्स, अब ये ओपनिंग वाला जाएगा क्रेडिटर लाइबिलिटी साइड में 15,770। ठीक है, और ये 12,400 आ जाएगा, यहाँ आएगा क्लोजिंग वाले बैलेंस शीट में। क्रेडिटर हो जाएगा 12,000, ये कितना था 12,400। ठीक है, हो गया। अच्छा, अब देखो नेक्स्ट यहाँ पर सैंड्री एक्सपेंसेस आउटस्टैंडिंग, इसमें भी चेंजेस दिख रहा है। तो ये लाइबिलिटी है, बैलेंस शीट में भी आएगा एज वेल एज इसका हम लोग एक वर्किंग नोट भी बनाएंगे। तो सैंड्री एक्सपेंसेस आउटस्टैंडिंग 600, तो ये हमारे ओपनिंग बैलेंस शीट में जाएगा। सबसे पहले आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हो जाएगा 600 और क्लोजिंग वाले में भी जाएगा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। क्लोजिंग वाले में ये हो जाएगा हम लोग का 3,330। ठीक है, 330। अब हम लोग क्योंकि इसमें वैल्यूज में चेंजेस हुआ है, जैसे कि मैंने बोला जो भी वैल्यूज में चेंजेस दिखेगा हम लोग उसका वर्किंग नोट बनाएंगे एक्सेप्ट इन्वेंट्री। ठीक है, तो यहाँ पर लिख लेते हैं आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। अब आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटी होता है। ठीक है, तो लाइबिलिटी में इधर बाई बैलेंस बीडी, ओपनिंग वाला कितना है 600, टू बैलेंस सीडी, क्लोजिंग वाला कितना है 330। ठीक है, अभी लिखना थे एक सेकंड, एक मिनट। ठीक है, अब देखो यहाँ पर हो गया आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट कहाँ चला गया ये मेरा या। अच्छा, अब सन्ड्री एसेट, अब सन्ड्री एसेट कहाँ जाएगा, ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस शीट में जाएगा। तो 11,600 ओपनिंग वाले में जाएगा सन्ड्री एसेट, 11,610 ये ओपनिंग में जाएगा और क्लोजिंग वाले में भी जाएगा सन्ड्री एसेट। सन्ड्री एसेट ये वैल्यू है हम लोग का 12,040। ठीक है, 12,040। अच्छा, अब हम लोग इसका भी एक वर्किंग नोट बनाएंगे, वर्किंग नोट नंबर 4, जिसका भी ट्रांजैक्शंस हुआ है, मतलब कैसे पता चलेगा, जिसमें वैल्यूज का चेंज हुआ है उसमें ट्रांजैक्शन जरूर हुआ होगा। सन्ड्री एसेट का अकाउंट बनेगा, इन्वेंट्री बोल रहे थे गलती से, सन्ड्री एसेट का अकाउंट बनेगा। एसेट है तो टू बैलेंस बीडी और बाई बैलेंस सीडी।
टू बैलेंस बीडी 11,610 अभी अभी लिखा, वहीं से देख के हम लिख रहे हैं, और ये हो जाएगा 12,040, 12,040। अच्छा, अब इसके बाद यहाँ पर इन्वेंट्री, इन्वेंट्री ओपनिंग है क्लोजिंग है, तो इन्वेंट्री कहाँ कहाँ जाएगा? इन्वेंट्री एक तो हमारे बैलेंस शीट में आएगा, ये वाला, ठीक है, 8040, तो यहाँ पर हो जाएगा इन्वेंट्री, इन्वेंट्री 8040, ठीक है, बैलेंस शीट में आएगा। और ये और एक इन्वेंट्री मतलब क्लोजिंग वाले में, क्लोजिंग इन्वेंट्री जाए, क्लोजिंग वाले में जाएगा 11,120, 11,120, और यही इन्वेंट्री और एक जगह पे जाएगा, ये इन्वेंट्री जाएगा, इसका जैसे मैंने बोला वर्किंग नोट का जरूरत नहीं, ओपनिंग और क्लोजिंग इन्वेंट्री यहाँ पर आएगा, ओपनिंग स्टॉक या ओपनिंग इन्वेंट्री बाय क्लोजिंग स्टॉक, थोड़ा सा नीचे लिखेंगे, पता नहीं जगह चाहिए, बाय क्लोजिंग स्टॉक, बाय क्लोजिंग स्टॉक हो जाएगा 11,120, 11,120, ठीक है। तो ट्रेडिंग में चला गया ओपनिंग क्लोजिंग, इसके अलावा ओपनिंग बैलेंस शीट में और क्लोजिंग बैलेंस शीट में इन्वेंट्री चला गया, ठीक है। सारी चीज सही जगह पे लिखने आना चाहिए, अगर एक भी छूट जाएगा तो बैलेंस बैलेंस करके आंसर तो आ जाएगा बट गलत हो जाएगा, तो हमेशा ध्यान रखना है कि कहाँ पर कौन सा डेटा जाएगा। फिर है कैश इन हैंड एंड एट बैंक, तो ये भी बैलेंस शीट में जाएगा ओपनिंग क्लोजिंग, तो यहाँ पर लिखेंगे कैश इन हैंड एंड एट बैंक, कैश इन हैंड एंड एट बैंक, कैश इन हैंड एंड एट बैंक यहाँ पर है 6960 ओपनिंग में, और क्लोजिंग में हो जाएगा कैश इन हैंड एंड एट बैंक, कैश इन हैंड एंड एट बैंक ये हो जाएगा 8080, 8080, ठीक है। अच्छा, इसमें भी तो चेंजेस हुआ है कैश बैलेंस में, तो इसका भी हमें वर्किंग नोट बनाना चाहिए। वर्किंग नोट नंबर 5, कैश इन हैंड एंड एट बैंक। अच्छा, तो ये बेसिकली हमें कैश अकाउंट, या फिर हम लोग बोल सकते हैं कि हम लोग इसका कैश बुक बना रहे बोल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास ना दो तरीके का कैश है, एक है कैश इन हैंड, एक है कैश एट बैंक। अब जितने ट्रांजेक्शन हुए हैं अगर एक बार ध्यान से देखा जाए तो वहां पर देख सकते हैं हम लोग, कुछ चेक का ट्रांजेक्शन है, कुछ कैश का ट्रांजेक्शन है, तो हमें यहाँ पर क्या क्या दो कॉलम बनाना चाहिए उस दोनों ट्रांजैक्शंस को दिखाने के लिए। मतलब जब नीचे ट्रांजैक्शन दिया हुआ है, कुछ कैश ट्रांजैक्शन है, कुछ चेक ट्रांजैक्शन है, तो दोनों अलग होता है ना, एक बैंक का एंट्री होता है, एक कैश का होता है, तो फिर हमें यहाँ पर कैश अकाउंट में क्या क्या लिखना चाहिए, क्या क्या कॉलम बनेगा? कैश और बैंक। कैश कॉलम और बैंक कॉलम, तो ये लिख दिया मैंने कैश कॉलम, ये लिख दिया मैंने बैंक कॉलम, यहाँ पर कैश और यहाँ पर बैंक, ठीक है। ओपनिंग कैश बैलेंस क्या हो जाएगा? ओपनिंग कैश बैलेंस हम लोग लिखेंगे टू बैलेंस बीडी बोल के, और क्लोजिंग को लिखेंगे बाई बैलेंस सीडी बोल के। इसमें काफी सारा ट्रांजैक्शंस था तो इसको थोड़ा सा ज्यादा ज्यादा से। अच्छा, लेकिन मेरा क्वेश्चन ये है कि कम चलेगा, ये रहा, ये कैश इन हैंड एंड कैश एट बैंक इतना इतना दिया हुआ है दोनों सालों का, ठीक है। तो ये 6960 कौन से कॉलम में जाएगा, कैश कॉलम में कि बैंक कॉलम? कैश इन हैंड एंड एट बैंक है, तो क्या इससे हम लोग आइडेंटिफाई कर लेंगे कि 6960 बैंक कॉलम में लिखे कि कैश कॉलम में? सेम चीज 8080 के लिए भी पूछ रही हूँ। इसमें तो कुछ तो वैल्यू जे এই যে ক্যাশ ইন হ্যান্ড এট ব্যাংক টোটাল 6960, তাহলে আমরা কি এটাকে বাইফার্কেট করতে পারবো, কতটা ক্যাশে যাবে, কতটা ইন হ্যান্ড, কতটা এট ব্যাংক, কারণ আমরা তো দুটো কলাম করেছি।
ব্যাংকের ডেটা बैंक कॉलम में যাবে, कैश डेटा कैश कॉलम में যাবে। तो কি আমরা বাইফারকেট করতে পারছি? क्या हम लोग बाइफरकेट कर पा रहे हैं? मेरा ये क्वेश्चन 6960 का अभी बाइफरकेट कर पाएंगे या फिर 8080 का? नो मैम। नहीं कर पाएंगे, ठीक है। कैसे करेंगे? अभी तक ऐसा कोई हमें डेटा नहीं मिला जिससे हम लोग इसे बाइफरकेट कर ले, कहीं पर भी ऐसा कोई डेटा नहीं है। तो इसका मतलब कुछ तो करना पड़ेगा, क्योंकि हम यहाँ पर ये वाला टू बैलेंस बीडी बाई बैलेंस सीडी बोल के कौन से कॉलम में लिखे, क्योंकि मुझे तो पता ही नहीं है कि इसमें कैश पोर्शन कितना है और बैंक पोर्शन, इसमें कैश का कितना है और कितना बैंक का पोर्शन है, मुझे तो पता नहीं है। पता होगा तब ना हम लिखेंगे। तो इसीलिए अभी हम इस कॉलम में इसको नहीं लिख पाते, ये चीज अभी हम ड्यू रख रहे हैं, ठीक है, ये बात याद रखो। फिर ट्रेड डेटर का ओपनिंग जो है बैलेंसिंग फिगर आएगा शायद, और क्लोजिंग हमें दिया हुआ है, ठीक है। तो डेटर का क्लोजिंग हमारे पास है, ओपनिंग नहीं है, तो डेटर यहाँ पर लिख लेते हैं। क्लोजिंग दिया हुआ है तो हम भी क्लोजिंग ही लिख रहे हैं। डेटर का क्लोजिंग है हम लोग का 17870, 17870। ओपनिंग नहीं दिया हुआ है, फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो इसमें तो डेफिनेटली हमें एक वर्किंग नोट बनाना ही पड़ेगा। वर्किंग नोट नंबर 6, वर्किंग नोट नंबर 6 ये बन जाएगा डेटर के रिगार्डिंग, ठीक है, जिसमें ओपनिंग डेटर हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा, नहीं पता है, और क्लोजिंग डेटर, क्लोजिंग डेटर है 17870। और इसका लेकिन कुछ ना कुछ आंसर आएगा, क्यों? क्योंकि इसमें क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है, ये जीरो नहीं हो सकता है, कुछ तो आएगा, ठीक है। अब डिटेल्स बोला है ट्रांजैक्शन का, अब हम एक एक ट्रांजैक्शन पूछेंगे, उसका एंट्री बताना है। कैश एंड डिस्काउंट क्रेडिटेड टू डेटर, क्या एंट्री होगा? एंट्री मैंने थोड़ी देर पहले लिख के दिखाया था इसका। कैश एंड डिस्काउंट क्रेडिटेड टू डेटर, एंट्री क्या होगा? कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू डेटर्स अकाउंट। टू डेटर्स अकाउंट, ठीक है। अब ये 6000 सॉरी 64,000 कहाँ लिखेंगे? इसमें, इसमें या इसमें? वो भी लिखा था थोड़े देर। ऑब्वियसली इसमें लिखेंगे ना 64,000, क्योंकि हमें तो पता ही नहीं कि कैश कितना रिसीव किया, कितना डिस्काउंट दिया, बट ये पता है कि डेटर में क्रेडिट जो किया उसका वैल्यू, क्योंकि देखो इन दोनों का टोटल क्या होगा 64,000 और ये 64,000, क्योंकि डेबिट क्रेडिट बराबर होता है, लेकिन ये 64,000 डेबिट होगा, 64,000 क्रेडिट होगा, वो हमें पता है। लेकिन कैश में 64,000 का कितना जाएगा, डिस्काउंट में कितना जाएगा, वो हमें नहीं पता है, ये प्रॉब्लम है, ठीक है। तो इसको भी अभी हम लोग क्या नहीं कर सकते, इसको भी अभी हम लोग एंट्री नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? एंट्री तो हमें पता है, लेकिन इसके अमाउंट को कैसे करके एडजस्ट करेंगे वो तो नहीं पता, क्योंकि हमें ये एंट्री जो है ये कौन से लेजर में पोस्ट करना है, मुझे बता सकते हो? ये एंट्री कौन से लेजर में पोस्ट होगा? कैश डेबिट, डिस्काउंट डेबिट टू डेटर, कौन कौन से लेजर में पोस्ट होगा? डेटर में टू कैश और डिस्काउंट। तो हमारे पास कौन सा लेजर अभी अवेलेबल है? ये जो खुला सामने, कौन सा खुला? डेटर, ठीक है। मतलब बाकी भी दिखाते हैं, डेटर खुल गया, तो डेटर में हम लोग क्या क्या लिखेंगे? बाई, कैश, बाई कैश और, बाई डिस्काउंट। लेकिन हमारे पास अमाउंट नहीं है, ठीक है, अमाउंट खाली है। क्वेश्चन मार्क तुम लोगों को नहीं देना है, हम समझाने के लिए दे रहे हैं, ठीक है। बाई कैश और बाई डिस्काउंट, ये डी कैसे, बाई कैश और बाई डिस्काउंट, ये हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा, ठीक है। हमारे पास कंबाइंड वैल्यू है बट इंडिविजुअल वैल्यू नहीं है कि हम लोग इसे लिखें। अच्छा, क्या हमारे पास कैश अकाउंट है? हाँ है ना, ये वाला, ठीक है। यहाँ पर क्या पोस्ट होगा? टू डेटर्स अकाउंट। टू डेटर्स होगा, बट उसका भी नहीं पता कि कितना लिखे, ठीक है, उसका भी नहीं पता कि कितना लिखे, ये भी मेरा क्वेश्चन मार्क है, कैश कॉलम में जाएगा। और ये डिस्काउंट कहाँ जाएगा? डिस्काउंट का तो लेजर बनाया नहीं, जरूरत नहीं है, लेकिन डिस्काउंट जाता कहाँ पर है? डेटर को दिया गया डिस्काउंट यहाँ पर कहीं ना कहीं जाएगा, बोलो ये यहाँ पर, ये जो इतनी सारी चीज दिख रहा है कहाँ जाएगा? डिस्काउंट का एंट्री क्या होता है? पहले होता है डिस्काउंट टू डेटर, फिर वो डिस्काउंट कहाँ क्लोज होता है?
डिस्काउंट टू डेटर तो कर लिया हम लोग ने, और अब ये क्लोज कहाँ होता है, पीएल में होता है, तो पीएल में लिखना पड़ेगा टू डिस्काउंट, बट उसका भी अमाउंट हमारे पास अवेलेबल नहीं है, तो अवेलेबल होगा तो लिखेंगे, तो इसलिए मैंने क्वेश्चन मार्क से जस्ट समझाने के लिए किया, तुम लोग चाहो तो पेंसिल से कर सकते। फिर बोल रहा है सेल्स रिटर्न, तो सेल्स रिटर्न का एंट्री क्या होता है, Sales return account to debtors. सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू डेटर्स, ठीक है, तो ये डेटर में चला जाएगा, डेटर में क्या लिखेंगे, बाई By sales return. बाई सेल्स रिटर्न, इसका अमाउंट लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पर बोला है कितना, 1450, ठीक है। अब ये एडिशनल इंफॉर्मेशन है, ठीक है, ये क्या है, ये एडिशनल इंफॉर्मेशन है, और इसका एंट्री भी नहीं हुआ, अभी हम लोग एंट्री पास कर रहे हैं, तो ये दो जगह पे जाएगा, समथिंग डेबिट टू समथिंग क्रेडिट। अब अगर सेल्स रिटर्न डेटर में आया और इसका इम्पैक्ट यहाँ पर कहाँ जाएगा, Sales से minus. सेल्स से माइनस होगा, ठीक है, तो यहाँ पर बाई सेल्स जब हम लोग लिखेंगे, फिर यहाँ माइनस करेंगे सेल्स रिटर्न बोल के 1450, ठीक है। अच्छा, फिर बैड डेट, बैड डेट का एंट्री क्या होगा, Bad debt to debtors. बैड डेट टू डेटर्स, तो डेटर्स में चला जाएगा बाई बैड डेट बोल के, बाई बैड डेट बोल के डेटर्स में चला जाएगा 420। अच्छा, अब ये और एक बार कहाँ जाएगा, PL के डेबिट में. पीएल के डेबिट में, पीएल में हो जाएगा टू बैड डेट, ये बैड डेट हो जाएगा हम लोग का 420, ठीक है। अच्छा, अब सेल्स बोल रहा है कि सेल्स 71,810, लेकिन इसमें कैश क्रेडिट मिक्स्ड अप है, जिसको हम लोग बाइफरकेट अभी नहीं कर सकते क्योंकि हमारे पास ऐसा कोई डेटा नहीं है, लेकिन ये पूरा का पूरा सेल्स हम लोग एक जगह तो लिख ही सकते हैं, वो कौन सा जगह है जहां पर हम लोग ये लिख सकते हैं, Trading. A credit. ट्रेडिंग, ट्रेडिंग में हम लोग आराम से लिख सकते हैं बाई सेल्स बोल के 71,810, ठीक है। लेकिन हमें ना कैश क्रेडिट जरूर मिल जाएगा, तो ये हम कैश और क्रेडिट का जगह छोड़ रहे हैं, ठीक है। अब ये हम कैसे कंफर्म होगा कि इनका कैश क्रेडिट सेल दोनों ही हुआ होगा, ये ब्रैकेट का डेटा ही तो बोल रहा है कैश एंड क्रेडिट, इसका मतलब इन्होंने क्रेडिट सेल भी किया है, कैश सेल भी किया है, जो कि मिला के 71,810 है, ठीक है। तो कैश क्रेडिट का जो भी वैल्यू होगा वो ऐड करने से आ जाएगा 71,810, ठीक है, फिर उससे सेल्स रिटर्न लेस होकर आउटर में अमाउंट आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब ये सेल्स में कैश पोर्शन भी है, क्रेडिट पोर्शन भी है, तो फिर कैश और क्रेडिट सेल का एंट्री क्या होता है, कैश सेल क्रेडिट सेल का एंट्री, Cash sales account. Debtor sales account to sales. कैश टू सेल्स, डेटर टू सेल्स, तो कैश ही कैश में आ जाएगा, कैश टू सेल्स, बट अभी हम लोगों को नहीं पता कितना लिखे, और डेटर अकाउंट में आ जाएगा डेटर टू सेल्स, मतलब जो क्रेडिट सेल है, ठीक है, ये क्योंकि डेटर में हमेशा क्रेडिट सेल ही आएगा, डेटर तभी जनरेट होता है, ये भी हमें नहीं पता कितना होगा, क्योंकि हमारे पास ऐसा कोई ऑप्शन अभी तक नहीं मिला कि कितना आंसर होगा, ठीक है। अब डिस्काउंट अलाउड बाय ट्रेड क्रेडिटर, इसका एंट्री क्या होगा, ट्रेड क्रेडिटर ने डिस्काउंट अलाउड किया है, Discount allowed to creditors. क्रेडिटर टू डिस्काउंट रिसीव्ड होता है, ये बोल रहा है, लैंग्वेज है ये कि डिस्काउंट ट्रेड क्रेडिटर ने अलाउ किया है, तो हमें तो रिसीव होगा ना, क्रेडिटर टू डिस्काउंट रिसीव्ड होगा, वो तो इंग्लिश में बोल रहा है कि क्रेडिटर के द्वारा, क्रेडिटर के थ्रू से डिस्काउंट मिला, लेकिन एंट्री क्या है कि हमें डिस्काउंट मिला ना, डिस्काउंट अलाउड बाय ट्रेड क्रेडिट, ट्रेड क्रेडिटर ने अपनी तरफ से डिस्काउंट दिया, तो हमें तो डिस्काउंट मिला है, तो डिस्काउंट रिसिप्ट, क्रेडिटर टू डिस्काउंट रिसिप्ट कितना हो जाएगा 700, ये और एक जगह पे जाएगा, कहाँ जाएगा, क्योंकि हर एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन दो जगह पे जा रहा है, ये और कहाँ जाएगा, PL debitor. यहाँ पर आ जाएगा बाई डिस्काउंट रिसिप्ट, बाई डिस्काउंट रिसिप्ट 700,
फिर बोला है, यहाँ पर दिख रहा था मुझे परचेज रिटर्न, ये कहाँ पर जाएगा? एंट्री क्या होगा सबसे पहले? Creditors to purchase return. क्रेडिटर डेबिट टू परचेज रिटर्न, तो यहाँ पर हो जाएगा टू परचेज रिटर्न। टू परचेज रिटर्न ये हो जाएगा 400, और ये कहाँ पर जाएगा? Purchase less. परचेज से लेस हो जाएगा, तो यहाँ पर लिखना पड़ेगा। अच्छा, यहाँ ओपनिंग स्टॉक में वैल्यू लिखना भूल गए थे, अच्छा लिख देना। टू परचेज, ठीक है, इसमें भी हमें मिल जाएगा कैश और क्रेडिट, उसका जगह रख देंगे कैश क्रेडिट, फिर दोनों का टोटल करने से टोटल आएगा, लेस कर देंगे परचेज रिटर्न। परचेज रिटर्न 400, ठीक है, ये 4 आउटर में चला गया। अच्छा, फिर एडिशनल कैपिटल पेड इन टू बैंक, इसका एंट्री क्या होगा? एडिशनल कैपिटल पेड इन टू बैंक, Cash to capital. कैश टू कैपिटल, एडिशनल कैपिटल पेड इनटू बैंक होगा, कैश टू कैपिटल होगा या बैंक टू कैपिटल? Bank to capital. पेड इनटू बैंक बोला है, तो बैंक टू कैपिटल, तो कहां पर पुट होगा? यहाँ पर बैंक टू कैपिटल, कौन से कॉलम में जाएगा? बैंक। अगर कैश बोलेंगे तो फिर कैश कॉलम में लिख दोगे, गलत आंसर आएगा। 8500। अच्छा, ये इसका एडजस्टमेंट और कहां पर होगा? 8500, ये और एक बार कहाँ जाएगा? Capital. कैपिटल Balance इंट्रो, sheet capital. हाँ कैपिटल में लेस होगा ना, कैपिटल इंट्रोडक्शन, न्यू इंट्रोडक्शन होगा, कैपिटल का जो भी वैल्यू आएगा उसमें लिखना पड़ेगा एडिशनल कैपिटल बोल के 8500। रियलाइजेशन फ्रॉम डेटर पेड इन टू बैंक, डेटर से जो पैसा मिला वो बैंक में जमा कर दिया, तो क्या एंट्री होगा? Bank to debtor. बैंक टू डेटर 62,500, ठीक है, तो डेटर में जाते हैं सबसे पहले बैंक टू डेटर, तो इसमें एंट्री क्या हो जाएगा? बाई बैंक। थोड़ा जगह कम हो गया, ठीक है, तो हम एक काम करते हैं, ये बाई बैलेंस सीडी को नीचे लिखेंगे 17,870, यहाँ पर लिख देंगे बाई बैंक, जगह कम पड़ गई। तो ये लिख देंगे बाई बैंक 62,500 दिया हुआ है क्वेश्चन में, 62,500, और ये और एक बार कहाँ जाएगा? एंट्री देखने से ही पता चलेगा, बैंक टू डेटर हुआ और एक बार कहाँ जाएगा? यहाँ पर Bank account. टू डेटर, टू डेटर बोल के बैंक अकाउंट में आ जाएगा 62,500। टू डेटर ये क्वेश्चन मार्क में लिख देने से गलत हो जाएगा, क्योंकि वो कैश रिलेटेड था, ये टू डेटर हम लोग का 62,500 ये यहाँ पर आया। अच्छा, वो किस चीज का था जो हम लोगों ने लिखा था यहाँ पर टू डेटर बोल के, वो किस चीज का लिखा था? टू डेटर बोल के जो हम लोगों ने खाली रखा था वो मेरे हिसाब से ये वाला था, ये वाला सेल्स, कैश एंड क्रेडिट सेल, ठीक है। अच्छा, देखते हैं, अगर कुछ और नहीं हुआ इसका मतलब यही वाला हम लोग का वो डेटर वाला भी डेटा हो जाएगा, ठीक है, मतलब हम बता देते हैं, चलो ये पहले लिख लिया, अब बता देते हैं, आगे करने से समझ में आ जाएगा। अच्छा, फिर उसके बाद कैश परचेज, तो कैश परचेज का एंट्री क्या होगा? Purchase to cash. तो ये कैश में यहाँ पर लिखेंगे बाई परचेज, परचेज टू कैश बाई परचेज, ये हो जाएगा 1030, और ये कहाँ पर जाएगा? ये 1030 और कहाँ पर जाएगा? Purchase. Trading में पर purchase. हाँ, ट्रेडिंग में परचेज में जो कैश लिख रखा था यहाँ पर लिख देंगे, कैश में लिखेंगे 1030।
नेक्स्ट है कैश एक्सपेंसेस, तो इसका एंट्री क्या होगा? एक्सपेंस टू कैश। एक्सपेंस टू कैश, तो फिर कैश में लिखेंगे बाई एक्सपेंस। एक्सपेंस टू कैश बाई एक्सपेंस हो जाएगा 9570, 9570। और ये एक बार कहां पर जाएगा? पीएल। नहीं, ये पीएल में नहीं जाएगा। ये हम लोगों ने कैश आउटफ्लो किया, इसका मतलब जरूरी नहीं है कि ये पीएल का ही मतलब ड्यूरिंग द ईयर का खर्चा है, क्योंकि कुछ आउटस्टैंडिंग था तो एक वर्किंग नोट हम लोगों ने बना रखा था। तो फिर ये वाला हमारा पहले वर्किंग नोट में जाएगा, तब जाके पता चलेगा कि पीएल में जाने वाला अमाउंट हम लोग का कितना होगा। पीएल में एक्सपेंस जाएगा, बट 9570 जाएगा कि नहीं वो देखना है, क्योंकि आउटस्टैंडिंग है तो नहीं जाएगा, क्योंकि ये तो पेमेंट है। 9570 पे किया, उसके बाद भी हमारा 330 बाकी है, यहाँ पर दिख रहा है। प्रीवियसली 600 बाकी था, तो हमें अकाउंट बनाना पड़ेगा या फिर एटलेस करके पता करना पड़ेगा कि ड्यूरिंग द ईयर का कितना होगा। तो ये जो आउटस्टैंडिंग वाला अकाउंट बना रखे हैं, इसमें हमें कितना लिखना पड़ेगा? यहाँ पर हम लोग लिखेंगे टू कैश। ठीक है, ये कितना हो जाएगा? 9570। ठीक है, अब यहाँ पर इसको क्लोज करने से पता चलेगा कि कितना हो रहा है। वो अमाउंट हम लोग के कहाँ पर जाएगा? पीएल में जाएगा। ठीक है, तो अकाउंट सब एक ही साथ क्लोज करेंगे। ये फिलहाल इधर जाएगा। क्यों? सिंपल, जैसे एनपीओ में हम लोगों ने सीखा था वही चीज है। ये कैश आउटफ्लो हुआ है, तो कैश आउटफ्लो जो है वो ड्यूरिंग द ईयर का ही है। ये कंफर्मेशन हम लोग कैसे कर सकते हैं? अगर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस कुछ नहीं होता तब ये पूरे ड्यूरिंग द ईयर का है, क्योंकि आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है। तो ये जो पेमेंट हुआ है इसमें 600 प्रीवियस ईयर वाला पेमेंट हुआ होगा, मतलब सीधा बात है 9570 में 600 प्रीवियस वाला पेमेंट हुआ होगा। और बाकी जो अमाउंट बच रहा है 9570 माइनस 600, ये प्रीवियस वाला हुआ होगा। तो ये 8970 ड्यूरिंग द ईयर का पेमेंट हुआ है, फिर भी बोल रहे 330 बाकी है। इसका मतलब ड्यूरिंग द ईयर का खर्चा 9300 है, इस वजह से ये इतना होगा। ठीक है, ये हम लोग लिख देंगे तो गलत हो जाएगा, क्योंकि कैश आउटफ्लो एक्रूअल बेसिस को थोड़ी ना बताता है। एनपीओ में हम लोग ने ऐसे ही किया, सेम यहाँ पर भी वही रूल्स होगा। फाइनल अकाउंट्स, एनपीओ, सिंगल एंट्री, सभी में सेम रूल्स होता है। तो यहाँ पर 9570 कैश आउटफ्लो है, तो जरूरी नहीं है कि ये कैश आउटफ्लो जो है ये पूरा का पूरा मेरा जो है ड्यूरिंग द ईयर का ही खर्चा है, वो चेक करना पड़ेगा। तो चेक करते हुए पता चला आउटस्टैंडिंग रखा हुआ था, तो इसका मतलब देखना पड़ेगा। फिर बोल रहे पेड बाय चेक फॉर मशीनरी परचेज, तो मशीन परचेज का एंट्री क्या होगा? चेक के थ्रू से। मशीनरी टू बैंक। मशीन टू बैंक, तो यहाँ पर हो जाएगा बाय मशीन, बैंक कॉलम में जाएगा 430। और एक बार कहाँ जाएगा? बैलेंस शीट मशीनरी। बैलेंस शीट में जाएगा, लेकिन हम लोगों ने तो एक अकाउंट बना रखा है ना, जिसमें क्लोजिंग बैलेंस शीट में ओपनिंग में कितना जाना चाहिए वो तो हम लोगों ने देख के ऑलरेडी लिख रखा है। तो इसका एडजस्टमेंट कहाँ दिखाएंगे? यहाँ पर दिखाना पड़ेगा। यहाँ पर क्या लिखेंगे? टू कैश, सॉरी टू बैंक, कैश नहीं ये बैंक, टू बैंक 430। ठीक है, 430। अच्छा, और अभी कुछ नहीं लिखेंगे। फिर इसके बाद बोल रहा है हाउस होल्ड एक्सपेंसेस ड्रॉन फ्रॉम बैंक। बैंक से अगर हाउस होल्ड खर्चा निकाला गया है, मतलब पर्सनल एक्सपेंसेस, तो एंट्री क्या होगा? हाउसहोल्ड एक्सपेंसेस टू बैंक। ड्रॉइंग्स टू बैंक। पर्सनल एक्सपेंस होने पे एंट्री ड्रॉइंग्स होती है, ड्रॉइंग्स टू बैंक। तो ड्रॉइंग्स बोल के, बाई ड्रॉइंग्स बोल के बैंक कॉलम में चला जाएगा 3180। और ये एक बार कहाँ एडजस्ट होगा? हाँ 3180। ये और एक बार कहाँ जाएगा? बैलेंस शीट है। हाँ, बैलेंस शीट में कैपिटल से लेस हो जाएगा। 3180। फिर कैश पेड इन टू बैंक, एंट्री क्या होगा? बैंक टू कैश। बैंक टू कैश, तो यहाँ पर आ जाएगा बैंक टू कैश, तो बाई बैंक टू कैश। तो कितना है? 5000। तो बाई बैंक बोल के कैश कॉलम में आ जाएगा 5000, और टू कैश बोल के बैंक कॉलम में आ जाएगा 5000। ऐसी एंट्री को क्या बोलते हैं? कॉन्ट्रा एंट्री। कॉन्ट्रा एंट्री। तो यहाँ पर लिखा जाएगा ऐसे।
ये और कहीं नहीं जाएगा, जो चीज 2 बार चले जा रहा है वो कहीं नहीं जाएगा, ठीक है, ये हो गया, 2 बार पोस्ट हो गया एक ही लेजर के अंदर। अच्छा, अब नेक्स्ट है कैश ड्रॉन फ्रॉम बैंक, क्या एंट्री होगा? कैश टू बैंक। कैश ड्रॉन फ्रॉम बैंक हो जाएगा कैश टू बैंक, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे टू बैंक बाई कैश, कैश टू बैंक 9240। ये भी कैसा एंट्री हुआ? कॉन्ट्रा एंट्री। कौन सा? ये भी यहाँ पर हम लोगों ने 2 बार पोस्ट किया है। अब बोल रहा है कैश इन हैंड है 1200, 31 मार्च 2022, ईयर एंड में कैश इन हैंड है 1200, तो ये कहाँ लिखेंगे? ये यहाँ पर लिख सकते हैं बाई बैलेंस सीडी में, कौन से कॉलम में लिखेंगे? बाई बैलेंस में जाएगा कि टू? ऑब्वियसली बाई क्लोजिंग में जाएगा, कैश कॉलम में जाएगा क्योंकि कैश इन हैंड बोला है, कैश कॉलम में ये चला जाएगा 1200, ठीक है। अच्छा, अब ये और कहाँ जाएगा? कैश और कहाँ जाता है? बैलेंस शीट में जाएगा, बैलेंस शीट में ऑलरेडी है 8080 है, मतलब अब ये वाला चीज समझो कि यहाँ पर अगर देखोगे तो कैश और कैश इन हैंड एंड एट बैंक मिला के, कहाँ गया कैश इन हैंड एंड बैंक, कहाँ चला गया, क्यों नहीं रहा? ये रहा कैश इन हैंड एट बैंक मिला के क्लोजिंग ईयर में था 8080, और अभी अभी क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते हमें एक इंफॉर्मेशन मिला कि जो कैश इन हैंड है क्लोजिंग का वो हमें पता चल गया 1200, तो इसमें से कैश इन हैंड पता चल गया है 1200, ये क्वेश्चन हमें बता रहा है, तो फिर बैंक वाला पोर्शन कितना हो? ये क्वेश्चन ही हमें बताया है, लेकिन नीचे भी 6880 80 है, 6080, ठीक है, तो इसको हम लोग कहाँ पर लिखेंगे? यहाँ पर। अच्छा, यहाँ पर कैसे लिखेंगे? सिंपल ऐसे लिखेंगे, माइनस करके लिख देंगे, 8080 टोटल में है माइनस 1200, तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा 6880, ठीक है। अब ये दोनों चीजें बैलेंस शीट में जाता है, बट बैलेंस शीट में हम लोग कंबाइन करके लिख चुके हैं, चाहो तो अलग करके लिख सकते हो, कैश इन हैंड एंड एट बैंक बोल के हाइफन देके कैश एंड बैंक बोल के दोनों अलग अलग लिख सकते हो, मिल गया। अगर नहीं भी लिखते हैं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, अब यहाँ पर ये ट्रांजेक्शन तक हम लोग पहुंचे थे, ये 1200, इसके बाद चेक इशू टू ट्रेड क्रेडिटर, एंट्री क्या होगा? लास्ट एंट्री चेक इशू टू ट्रेड क्रेडिटर, क्रेडिटर्स टू बैंक। क्रेडिटर्स टू बैंक, यहाँ पर लिखेंगे टू बैंक, बैंक कॉलम में चला जाएगा, सॉरी टू बैंक क्यों लिखेंगे, क्रेडिटर्स लिखना चाहिए, बाई क्रेडिटर, क्रेडिटर्स टू बैंक बाई क्रेडिटर, बाई क्रेडिटर्स 60 टू 70, बैंक कॉलम में जाएगा 60 टू 70, और कहां पर जाएगा? हम लोगों ने क्रेडिटर अकाउंट बना रखा है, वहां पर पोस्ट करना पड़ेगा, क्रेडिटर टू बैंक 60 टू 70, ठीक है। सारा डेटा लिख लिया, कैसे किया हम लोगों ने? जो बैलेंस शीट, जो एसेट और लाइबिलिटी आइटम था वो जहां जहां जाना चाहिए वहां वहां दिया। देखो नॉर्मली ये जाना चाहिए ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस शीट में सोल्यूशन के अकॉर्डिंग, बट हम लोग वर्किंग नोट बना रहे तो वहां भी उसे ट्रांसफर किया। अब ट्रांजेक्शन हमेशा 2 जगह पे जाना चाहिए, ठीक है, मतलब जब डेबिट टू समथिंग क्रेडिट करेंगे तो 2 जगह पे जाना चाहिए। हम लोगों ने हर एक ट्रांजेक्शन को 2 जगह पे सेंड किया हुआ है। अब हम लोग एक एक करके वर्किंग नोट को क्लोज करना स्टार्ट करेंगे, तब जाके हमारा क्वेश्चंस बनेगा। तो सबसे पहले मेरे पास क्रेडिटर दिख रहा है, ठीक है, तो क्रेडिटर को क्लोज करना स्टार्ट करते हैं। तो क्रेडिटर को क्लोज करते देखते हैं क्या आंसर आता है। 700 प्लस 7770 73770। अच्छा 73770, 73770, तो इधर बैलेंस आएगा बाई बैलेंस सीडी, ठीक है, तो कितना बैलेंस आ रहा है?
58,000, लेकिन ये तो बैलेंस नहीं होगा, ये मैंने गलत लिखा है, ये बैलेंस नहीं होगा, बैलेंस तो क्रेडिटर का इधर आता है, तो ये बाई तो होगा, लेकिन इसे लिखना क्या पड़ेगा? क्रेडिट परचेस। हाँ, क्योंकि परचेस का तो एंट्री हुआ ही नहीं, तो मेन तो क्रेडिटर, जब तक क्रेडिट परचेस नहीं होगा, बाकी ये डिस्काउंट, परचेस रिटर्न, ये सब तो पॉसिबल ही नहीं है बैंक, ठीक है। तो वही वाला हमारे पास मिसिंग था, तो हम लोगों ने बैलेंस करके निकाल लिया। क्रेडिट परचेस आ गया बैलेंसिंग फिगर के तौर पे। अब ये कहाँ लिखना पड़ेगा? परचेस ट्रेडिंग। ट्रेडिंग में चला जाएगा 58,000, क्रेडिट परचेस 58,000 हो गया, ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट यहाँ पर स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स, इसमें जाते हैं स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स में। अच्छा, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स में हमारे पास क्या क्या अवेलेबल। अच्छा, ये नहीं कर सकते अभी, क्यों नहीं कर सकते पता है? क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि यहाँ पर सन्ड्री डेटर, ये देखो, ये भी मुझे लिख लेना चाहिए था, तो ज्यादा डेटर क्वेश्चन मार्क है ना, मतलब यहाँ पर ऐसे लिख दे, ये देखो तो समझ में आ जाएगा। सन्ड्री डेटर, ये क्वेश्चन मार्क था, ये मैंने यहाँ पर पॉइंट आउट नहीं किया, ये क्वेश्चन मार्क था। तो अगर ये क्वेश्चन मार्क है तो फिर ऐड करने से तो मुझे बैलेंस में कैपिटल चाहिए, कैपिटल। बट दो बैलेंसिंग फिगर कैसे निकाले, तो क्या करें, उसके बाद स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनाना चाहिए। तो पहले डेटर को सॉल्व करना पड़ेगा, डेटर का बैलेंस आ जाएगा, देन हम लोग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स चाहे तो बना सकते हैं, ठीक है। तो इसीलिए इसको बाद में क्लोज करेंगे, ये क्लोज हो ही नहीं सकता है अभी। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस कर लेते हैं, ये क्लोज हो जाएगा, तो देखो कितना होता है ये दोनों का टोटल करने से। 9900। अब बैलेंस करने से कितना आएगा? 9300। अच्छा, ये कहाँ पर ट्रांसफर होगा, इसको क्या लिखेंगे? एनपीओ करके आ रहा है, वहां पर ऐसे केस पे जो लिखते थे यहाँ पर वही लिखेंगे, बस वहां नाम अलग, बाई प्रॉफिट है, ये पीएल में चला जाएगा, ठीक है। मतलब एक्चुअली 9,300 का हम लोग का ड्यूरिंग द ईयर का एक्सपेंसेस है, 9,570 तो हम लोगों ने पे किया है, लेकिन जो पे किया वही इसी साल का, ऐसा जरूरी तो नहीं है, तो इसीलिए अब ये कैसे पता चला? अगर आउटस्टैंडिंग नहीं होता क्वेश्चन में, तब ये जितना पे किया वही ड्यूरिंग द ईयर का था, अब आउटस्टैंडिंग है तो फिर नहीं होगा। तो ये यहाँ पर अब हम लोग लिख सकते हैं टू एक्सपेंस बोल के 9,300। अच्छा, ये हो गया। अच्छा, अब हम लोग वर्किंग नोट नंबर 4 में जाते हैं, सन्ड्री एसेट, इसको क्लोज करते हैं। तो सन्ड्री एसेट में ये दोनों को अगर टोटल करेंगे, हमारे पास पहले से 11,610 एसेट था, हम लोगों ने और भी 430 का एसेट परचेस किया, तो टोटल एसेट कितना होते हैं? ये इतना हो गया। अच्छा, और इधर भी इतना ही हो गया, तो इसमें क्या कोई बैलेंस आया? नहीं, नहीं आया तो नहीं, कुछ नहीं लिखना है, ठीक है। तो हम लोग को 12,040 जो है एसेट क्लोजिंग होना चाहिए, वही दिख रहा है। अब ये क्योंकि कुछ बैलेंस आया नहीं, तो हमें इसका कहीं पुट करना भी नहीं पड़ेगा, ऑलरेडी हम लोग पुट कर चुके हैं। ओपनिंग में लिख चुके हैं 11,610, और यहाँ पर क्लोजिंग में लिख चुके हैं, कहाँ गया, क्लोजिंग में लिख चुके हैं 12,040। हाँ, एक चीज किया जा सकता है, अगर चाहे तो इसको प्रेजेंटेशन इस तरीके से कर सकते हैं, ओपनिंग इतना प्लस परचेज बोल के लिख दिया, अगर चाहो तो, नहीं तो कोई मैंडेटरी नहीं है। परचेज बोल के लिख दिया 430, अगर चाहो तो लिख सकते हो, फिर यहाँ पर ऐड करके आ जाएगा 12,040। ये प्रेजेंटेशन का तरीका है, ये ऐसे भी किया जा सकता है, या फिर डायरेक्टली 12,040 आराम से लिख सकते। क्यों लिख सकते? क्योंकि हमारे पास तो क्वेश्चन में हमें बता ही दिया है कि क्लोजिंग 12,040 होगा, तो बस हम लोगों ने वो लिख लिया, और यहाँ पर देखा तो ये क्लोज करने पे भी इतना ही आ रहा है, ठीक है। तो अब दोनों तरीके से किया जा सकता है, डायरेक्टली भी लिख सकते हैं या फिर इस तरीके से भी कर सकते हैं। अच्छा, अब यहाँ पर काफी सारा बैलेंसिंग फिगर दिख रहा है, तो देखते हैं इसमें क्या आंसर आता है। उसके बाद हम लोग डेटर का भी करेंगे, डेटर में क्रेडिट सेल वगैरह काफी सारा पॉइंट बाकी है। अच्छा, अब देखो डेटर में कितना सारा क्वेश्चन मार्क है, कैश का क्वेश्चन मार्क है, डिस्काउंट का है, टू बैलेंस बीडी है, क्रेडिट सेल का भी है, ठीक है, तो इतना सारा है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग सबसे पहले जो है इसे कैलकुलेट करेंगे, कौन सा साइड, बैंक वाला साइड, ठीक है, बैंक वाला साइड हमारा कैलकुलेट हो जाएगा। तो बैंक वाले साइड का टोटल लगाओ, देखो कितना होगा, क्योंकि बैंक वाले साइड में कोई क्वेश्चन मार्क नहीं, इसीलिए ये होना पॉसिबल है। देखो कितना होता है टोटल करने से बैंक वाले साइड में। 430, 3,180, ये सब टोटल करके बताओ कितना। 80,000। 80,000।
यहाँ पर भी लिखेंगे 80,000। तो इधर बैलेंस करके कितना आ रहा है? 4,000। 4,000 आ रहा है। अच्छा, बैलेंस करके हम लोग का आ रहा है 4,000। ठीक है, सही आया। यहाँ पर लिख दिया मैंने 4,000, ये हो गया बैलेंसिंग फिगर। अच्छा, अब ये ओपनिंग कैश एंड बैंक बैलेंस भी हमें कंबाइनली अवेलेबल था। कैश इन हैंड एंड एट बैंक ओपनिंग था 6960, मतलब ये दोनों कॉलम का टोटल 6960। तो ये कितना होगा बताओ? 2960। 6960 माइनस 4,000, 2960। ठीक है। अच्छा, अब बाकी एक एक करके हमें क्लोज करना पड़ेगा। अच्छा, देखते हैं कैसे क्लोज होगा। तो यहाँ पर हम लोगों ने क्या लिखा हुआ है? कैपिटल ये लिख लिया, ये लिख लिया। अच्छा, अब यहाँ पर देखो एक चीज, ये जो मैंने डेटर 60 to 500 लिख रखा है, ये कहाँ से लिखा था? रियलाइजेशन फ्रॉम डेटर एंड पेड इन टू बैंक। अच्छा, अब मुझे एक चीज बताओ, ये जो एंट्री था कैश एंड डिस्काउंट क्रेडिटेड टू डेटर, कैश एंड डिस्काउंट क्रेडिटेड टू डेटर का मतलब जो कैश हम लोगों ने डेटर से रिसीव किया, जो डिस्काउंट उनको हम लोगों ने अलाउ किया, मतलब डिस्काउंट दिया टू डेटर, यही वाला एंट्री था हम लोग का, जिसमें यहाँ पर 64,000 आ रहा था। बट ये दोनों का टोटल 64,000 है, बट हम लोग वो आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे थे। बट यहाँ पर बोल रहा है रियलाइजेशन फ्रॉम डेटर, डेटर से जो पैसा मिला वो ले जाके हम लोगों ने बैंक में डाल दिया, जिसका वैल्यू है 62,500। ठीक है, तो मुझे एक चीज बताओ कि फिर यहाँ पर कितना अमाउंट होगा, ये बता सकते हैं? अमाउंट पता चल गया कितना होगा? एक अमाउंट पता डिस्काउंट चल, 1,500। डिस्काउंट 1,500, और कैश, मतलब ये कैश पे कितना जाएगा? 62 62,500। 500, और ये दोनों का डिफरेंस हो जाएगा 1,500। ठीक है, तो इसका मतलब ये एक्चुअली हम लोगों ने जो रिसीव किया वो बैंक में पे किया है, तो ये एंट्री हम लोग का हो गया कैश अकाउंट डेबिट। तो ये जो हम लोगों ने लिखा है ना 60 to 500, वो हम लोगों ने ऑलरेडी ये डेटर वाला लिख लिया है, मतलब ये डेटर का कोई और काम नहीं है। ठीक है, वो मैंने लिखा था फिल इन द ब्लैंक्स, लेकिन वो डेटर एक्चुअली बैंक कॉलम में जाएगा, क्योंकि उनसे हम लोगों ने जो पैसा रिसीव किया वो हम लोगों ने बैंक में डिपॉजिट कर दिया। तो फिर ये एंट्री होगा। ठीक है। अच्छा, अब ये डिस्काउंट अलाउड यहाँ पर भी आएगा, बाई डिस्काउंट अलाउड। तो वो अमाउंट हम लोगों ने निकाला 1,500। कैसे करके निकाला? यहाँ पर 1,500 लिख देते हैं और यहाँ पर ब्रैकेट देके दिखा देते हैं। 64,800 टोटल में हम लोगों ने रिसीव किया है। कहाँ गया, कहाँ गया, कहाँ गया, कहाँ गया? 64,000 माइनस 62,500, 64,800 माइनस 62,500। ठीक है, तो ये हो जाएगा हम लोग का 1,500 का डिस्काउंट अलाउ, 1,500 का डिस्काउंट अलाउ, ये यहाँ पर आ गया। अच्छा, देखो यहाँ पर ये एंट्री बैंक वाला क्यों हुआ, इसका एक लॉजिक होता है। जब हम लोगों ने डेटर से पैसा लिया और बैंक में डिपॉजिट कर दिया, तो एंट्री क्या होगा? नॉर्मली डेटर से हम लोग जब पैसा ले रहे हैं तो तब तो कैश ले रहे हैं, फिर वो पैसा ले जाके बैंक में डाल रहे हैं, बात समझो। तो हम लोगों को एंट्री करना चाहिए था कैश टू डेटर, क्योंकि हम लोगों ने डेटर से पैसा लिया, फिर वो पैसा ले जाके बैंक में डिपॉजिट किया, तब तो एंट्री ऐसे होना चाहिए बैंक टू कैश। ठीक है, ये होना चाहिए। ठीक है, तो देखो कैश कैश कैंसिल आउट हो गया, नेट एंट्री क्या हो गया? बैंक टू डेटर। तो इसीलिए मैंने वही वाला कर दिया, बैंक टू डेटर। ठीक है, जब हम लोगों ने डेटर से पैसा लिया फिर उसको ले जाके बैंक में डिपॉजिट किया, तो कैश टू डेटर और बैंक टू कैश। ठीक है, तो ये नेट एंट्री हो जाएगा। अच्छा, अब और कोई भी हमारा डेटा और तो बाकी था नहीं। ठीक है, अब एक एक करके क्लोज करना पड़ेगा। अच्छा, डिस्काउंट का मैंने यहाँ जगह रखा था, लिख दिया यहाँ पर अलग से। अच्छा, अब देखो ये जो डिस्काउंट है इसको हटाते हैं। ठीक है, ये कंफ्यूज मत हो जाओ, ये जगह रखा था बट मैंने यहाँ पर लिख दिया, चलो कोई बात नहीं, ऊपर ही लिखते हैं 1,500, नहीं तो कंफ्यूजन हो जाएगा। ये लिख दिया मैंने 1,500, 64,000 माइनस 62,500, और इधर कितना लिखेंगे?
ये कैश नहीं लिख के बैंक लिखेंगे, कितना लिखेंगे? 62,500. 62,500 हो गया। अच्छा ये भी लिखा था मैं, ये भी लिखा था, ठीक है। तो एक्चुअली एक एक करके गैप रखा था, ये उसमें नहीं लिख के मैंने अलग अलग लिख दिया, इसलिए एक्स्ट्रा जगह दी, ठीक है चलो, नहीं तो नहीं प्रॉब्लम होता। अच्छा अब हम लोग क्या करेंगे नेक्स्ट, ये हमें मिल गया कि बाई बैंक बोल के कितना होगा। अब सबसे पहले ये क्लोज करेंगे, ये वाला इधर वाला कॉलम क्लोज करना पड़ेगा, करो इसको close। क्योंकि ये डेटर क्लोज नहीं होगा, क्यों नहीं होगा? क्योंकि डेटर में अभी भी 2 क्वेश्चन मार्क दिख रहा है, तो कैसे क्लोज होगा? एक क्वेश्चन मार्क दिखता है तो क्लोज होता है, ये क्लोज होगा, एक ही क्वेश्चन मार्क दिख रहा है, क्लोज करो, कितना आता है? 16,800. 16,800, और ये माइनस करने से कितना आ जाएगा? $46,100. 4,600। ये कौन सा सेल आ गया? इसका एंट्री क्या हो गया? कैश टू सेल्स, तो ये कौन सा सेल हो गया? Cash sales. तो ये कहां पर लिखेंगे? Sales trading. 4,600, तो कैश सेल हो जाएगा 4,600, ठीक है, ये लिख लिया। अच्छा अब और एक इंफॉर्मेशन हमारे पास था, टोटल सेल्स का था 71,810, यहाँ लिखा था ना, उसमें से अगर कैश सेल इतना है तो क्रेडिट सेल कितना होगा? 67,210. 67,210, ठीक है। ये यहाँ पर भी निकाल सकते हैं, दूसरा और एक ऑप्शन भी था, हम लोग यहाँ पर भी निकाल सकते हैं। क्रेडिट सेल कितना हो जाएगा? क्रेडिट सेल हो जाएगा 71,810, ठीक है, 71,810 ये हम लोग का सेल्स था, टोटल सेल, उसमें से हम लोगों ने निकाल लिया है अभी अभी, कैश सेल होगा हम लोग का 4,600, तो माइनस करने से हम लोग को पता चल जाएगा कि क्रेडिट सेल कितना होने वाला है, तो ये यहाँ पर पुट हो जाएगा। तो क्रेडिट सेल हो जाएगा 67,210। अब एक ही क्वेश्चन मार्क बचा, ठीक है, अब इसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, तो सॉल्व करने से ओपनिंग बैलेंस ऑफ डेटर आ जाएगा, तो टोटल करके बताओ ओपनिंग बैलेंस ऑफ डेटर कितना है? 83,740. 3,740, इतना ज्यादा? ओ टोटल बोल 83,740, मुझे लगा बैलेंस, तो आंसर कितना है? ये जीरो एक यहाँ से है, कितना है? 16,530. अच्छा अब ये कहाँ पर लिखेंगे? जो बैलेंस करके आया ओपनिंग डेटर वो तो अभी अभी निकाला, वो तो कहीं लिखा नहीं था, तो 16,530 ये बाकी था लिखने के लिए जगह, यहाँ पर यहाँ लिखेंगे, ये हटा देते, 16,530 ये यहाँ पर लिखेंगे, ठीक है। अच्छा अब देखते हैं क्या और क्लोज होना बाकी है, ये सब क्लोज हो गया, अब ये स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स को ही क्लोज करेंगे, तो इसका टोटल देख लेते हैं, इसका टोटल कर लेते हैं, कैपिटल निकल जाएगा। $43,140 माइनस 15,770 माइनस 600, 26,770, ये क्या निकला? कैपिटल। 43,140, 26,770 यहाँ पर आ जाएगा। अब यहाँ पर ट्रेडिंग ये सब क्लोज करना पड़ेगा, तब जाके हम लोग बाकी जो है आगे कर सकेंगे, ग्रॉस प्रॉफिट वगैरह निकालना पड़ेगा, तो ये सेल्स रिटर्न लेस करने के बाद कितना आ जाएगा? 71,810 माइनस 1,450, तो ये हो गया 70,360 प्लस 11,120,
81,480। अच्छा, यहाँ पर ये परचेज रिटर्न वगैरह ये हो जाएगा 1030 कैश परचेज, 58,000 क्रेडिट परचेज, दोनों मिला के 59,030 लेस 400, 58,630। अच्छा, ओपनिंग दिया हुआ था वो मेरे से गलती हुआ है, मैंने वो नहीं लिखा, मतलब छूट गया, गलती मतलब छूट गया है लिखते हुए। 8040 ये तो दिया हुआ ही था, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं था, ये हम लिखना 8040, ठीक है। अब यहाँ पर देखना है कि ग्रॉस प्रॉफिट आ रहा है कि ग्रॉस लॉस आ रहा है, तो प्रॉफिट ही आएगा, तो पहले टोटल लगाते हैं। यहाँ पर हो जाएगा 81,480, 81,480 टोटल हो गया। टू ग्रॉस प्रॉफिट कितना आएगा? 14,810। 14,810 मतलब 14,810, 14,810, ठीक है, ये हो गया। अब ब्रॉट डाउन करेंगे बाय ग्रॉस प्रॉफिट। 14,810, ठीक है। यहाँ पर डिस्काउंट अलाउड जो है क्वेश्चन मार्क है, लेकिन वो हमें मिल गया है, लिखा नहीं हम लोगों ने, छूट गया, लिख लेते हैं 1,500, ठीक है। डिस्काउंट अलाउड हम लोग का आया था 1,500, ये क्वेश्चन मार्क हटा के यहाँ पर लिख लेंगे 1,500। अब नेट प्रॉफिट वगैरह देखना पड़ेगा, तो 14,810 प्लस 700 कितना होता है? 10 तो आएगा ही, 15,510। टू नेट प्रॉफिट 4290। 4,290। अब ये नेट प्रॉफिट ऐड करना पड़ेगा, अब ये पूरा ऐड करना पड़ेगा, तब कैपिटल पता चलेगा, ये जीरो है। अच्छा, 26,770, 36,308। 36,380, 49,110। अब इधर भी इतना आ गया तो ठीक है, माइनस करके देख लेंगे। 8080, यहाँ डेटा हाँ लिख लो। अच्छा, 11,120, 17,870, 12,040, हाँ बन गया, सही है। तो इस तरीके से देखना पड़ेगा, जैसा हमें डेटा दिया हुआ है उस हिसाब से हमें चलना पड़ेगा, और ये चैप्टर करने के लिए मैं जर्नल एंट्री में एकदम हमारा ग्रिप होना चाहिए, तब जाके पॉसिबल है। अच्छा, ये है इलास्ट्रेशन 10। इलास्ट्रेशन 10 ये काफी बड़ा है, ठीक है, तो अभी टाइम के अकॉर्डिंग इसको हम स्किप करते हैं, क्योंकि ये ज्यादा बड़ा है। दो तीन छोटा छोटा क्वेश्चन है जो कंप्लीट हो जाएगा, ये नेक्स्ट क्लास में करेंगे तो अच्छा हो, क्योंकि ये करते करते इतना टाइम हो जाएगा कि कंप्लीट नहीं होगा, और आधा अधूरा रह जाएगा तो समझने में दिक्कत होता है, ये सब टॉपिक, तो इसीलिए उसको हम स्किप कर रहे हैं अभी के लिए। सबसे पहला ये वाला करेंगे, छोटा सा क्वेश्चन। ए फर्म सोल्ड 20% ऑफ द गुड्स ऑन कैश बेसिस एंड बैलेंस ऑन क्रेडिट बेसिस। तो अगर 20% कैश में बेचता है तो क्रेडिट में कितना परसेंट बेचता होगा? 80। 80%। डेटर्स आर अलाउड 1.5 months क्रेडिट, इसका मतलब होता है 1.5 मतलब 1.5 महीना, तो डेटर को 1.5 महीने का क्रेडिट दिया जाए, इसका मतलब है कि डेटर को अगर हम लोग सेल करते हैं तो 1.5 मंथ्स बाद पैसा मांगते हैं। अब बोल रहा है कि इस कंडीशन में 31 मार्च 2021 में बैलेंस शीट में डेटर दिख रहा है 1,25,000। तो डेटर बैलेंस शीट में जो डेटर दिखता है उसका मतलब क्या होता है, ये पैसा हमें मार्केट से मिलने वाला है, नहीं मिला है, ठीक है। एज्यूम दैट द सेल इज यूनिफॉर्म थ्रू आउट द ईयर, मतलब पूरे साल भर जो सेल था वो यूनिफॉर्म था, यूनिफॉर्म का मतलब एक ही जैसा था, मतलब हर मंथ सेम टाइप ऑफ सेल हुआ है। कैलकुलेट द क्रेडिट सेल एंड टोटल सेल्स ऑफ द कंपनी फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2022, ठीक है। तो यहाँ पर लिखते हैं क्वेश्चन नंबर 1।
कैलकुलेशन ऑफ क्रेडिट सेल्स एंड टोटल सेल्स। तो इंफॉर्मेशन में सबसे पहला इंफॉर्मेशन से डेटर allowed credit period 1.5 month और 31st March 2022 डेटर इन बैलेंस शीट 1,25,000 दिख रहा है। बैलेंस शीट में डेटर 1,25,000 दिख रहा है 31 मार्च 2022 को। अब ये 31 मार्च 2022 को डेटर इतना दिखने का मतलब है अभी तक हमें इस डेटर के अगेंस्ट में पैसा नहीं मिला। क्यों नहीं मिला? क्योंकि हम लोग 1.5 महीने का अगर गैप देंगे, सिंपल सा बात है, मान लो एक जैन टू दिसंबर वाला डेटा है, तो अगर हम जैन में सेल करेंगे तो उसका पैसा कब रिसीव होगा? क्योंकि अगर 1.5 महीने बाद पैसा रिसीव होगा तो जैन में अगर सेल कर देते हैं, मान लो जैन की 1 तारीख को सेल किया, तो वो पैसा कब मिलेगा? 15 फरवरी। वो पैसा मिलेगा 15th ऑफ फेब को, ये यहाँ पर, ठीक है, 15th ऑफ फेब को मिलेगा, ठीक है। अच्छा, अब इस तरीके से जो भी सेल होगा हमारा जो है 15th ऑफ फेब, 15th ऑफ मार्च ऐसे करके मिलेगा। जो दिसंबर में सेल हुआ था 15th ऑफ जैन को मिलेगा उसका पैसा, प्रीवियस ईयर में जो दिसंबर में सेल हुआ था, अगर पहले भी उन्होंने यही स्कीम रखा होगा। तो इतना है कि हर महीने के 15 तारीख को पैसा रिसीव होगा। दिसंबर का पैसा जैन के 15 तारीख को, जैन का पैसा फेब के 15 तारीख को, अगर 1 तारीख को सेल हो रहा है, ठीक है। और मार्च का पैसा जो है वो अप्रैल के 15th को इस तरीके से होगा। तो इसका मतलब ये जो 1,25,000 नहीं अभी तक हम लोगों ने रिसीव किया है, ये कितने महीने का बाकी है? ये पैसा कितने महीने का ड्यू है? देखो, जैन का पैसा फेब में मिल जाएगा, फेब का पैसा जैन का पैसा फेब में मिल जाएगा, फेब का मार्च में मिल जाएगा, मार्च का, वैसे ये 31 मार्च दिया है तो हम इसका चेंज कर देते हैं, जैन नहीं करके हम इसको ऐसे कर देते हैं, मार्च टू अप्रैल, ठीक है, सॉरी अप्रैल टू मार्च। तो अप्रैल का पैसा कब मिलेगा? मार्च के 15th को। मार्च का पैसा कब मिलेगा? अप्रैल, सॉरी अप्रैल में, मई जून, जून का पैसा जुलाई, जुलाई का पैसा अगस्त, 15, सब 15th होगा। अगर 1 तारीख को सेल हो रहा है, सेल 1 तारीख को होना चाहिए, हर महीने के 1 तारीख को अगर हो रहा है, तो जून का जुलाई, जुलाई का अगस्त, अगस्त का, सॉरी अगस्त का सितंबर, ठीक है। तो सितंबर का अक्टूबर, अक्टूबर का नवंबर, नवंबर का दिसंबर, और दिसंबर का कब मिलेगा? नेक्स्ट, सॉरी ये तो नेक्स्ट ईयर होगा नहीं, नवंबर का दिसंबर, दिसंबर का जैन, जैन 15, और जैन का फेब को, फेब को, और फेब का मार्च को, ठीक है, मार्च को, और मार्च का कब मिलेगा? अप्रैल। नेक्स्ट ईयर आ जाएगा, क्योंकि ये यहाँ पर 31 मार्च में खत्म हो जा रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब हमें कौन से मंथ का पैसा नहीं मिला? मार्च। मार्च का। तो ये जो बाकी दिख रहा है ये ये तो मंथ तो मैंने बता दिया, लेकिन मेरा क्वेश्चन ये है कि मार्च का नहीं मिला, ये मिलेगा अप्रैल के 15th को। तो सीधा बात ये नहीं हुआ कि ये 1.5 महीने का बाकी है? इसका मतलब तो यही हुआ ना, 1.5 महीने के बाद ये पैसा मिलेगा, मार्च का पैसा अप्रैल में मिलेगा। मतलब हम लोग सिंपल सा बात इतना तो कह ही सकते हैं कि अब फॉर 1.5 मंथ्स, 1.5 मंथ्स का डेटर कितना है? 1,25,000, क्योंकि ये जो डेटर का वैल्यू दिख रहा है, ये डेटर का वैल्यू कब का दिख रहा है? वो 1.5 मंथ्स का जो हम लोगों ने क्रेडिट अलाउड किया था, ठीक है।
से उसी मंथ का दिख रहा होगा, मतलब 1.5 मंथ्स जो पैसा ड्यू हो गया, हर बार ड्यू हो के पे हो रहा है ना। तो ये जो बैलेंस शीट में दिख रहा है ये इसीलिए दिख रहा है क्योंकि हम लोग 1.5 महीने के गैप में ले रहे हैं, तो ईयर जब एंड हो जाएगा फिर से 1.5 महीने बाद मिलेगा। तो ये जो पैसा दिख रहा है बैलेंस शीट में इतना नहीं मिला, क्यों नहीं मिला? क्योंकि हम लोगों ने 1.5 महीने का क्या दिया था, जो है क्रेडिट दिया था, तो ये पैसा अप्रैल में मिलेगा, ठीक है, ईयर के हिसाब से, तो इसीलिए ये हमारा ड्यू दिख रहा है। हमें पता करना है टोटल सेल्स, तो टोटल सेल्स हम लोग कैसे निकालेंगे? टोटल सेल्स में हमारा कैश क्रेडिट दोनों होगा। अच्छा, अगर हम लोग ये निकाल ले कि 1.5 मंथ्स का डेटर इतना होता है, 1.5 मंथ्स का डेटर इतना होता है, तो 1 मंथ का डेटर कितना होगा? 1,25,000 डिवाइडेड बाई 1.5, तो 12 मंथ्स का डेटर कितना होगा? 1,25,000 डिवाइडेड बाई 1.5 इंटू 12, तो 12 मंथ्स का डेटर कितना होगा? ये हम लोग निकाल ही सकते हैं, तो 12 मंथ्स का डेटर कितना हो जाएगा? 10 लाख। 10 लाख। तो ये 10 लाख क्या निकल के आए? 12 मंथ्स का डेटर मतलब पूरे साल का डेटर। डेटर कैसे जनरेट होता है, कैश सेल से कि क्रेडिट सेल से? क्रेडिट। क्रेडिट। तो क्रेडिट सेल कितना हुआ इसका मतलब, अगर 12 मंथ्स का डेटर इतना 10। है तो 10 लाख। तो अगर क्रेडिट सेल 10 लाख है तो टोटल सेल्स कितना होगा? तो क्रेडिट सेल कितना परसेंट हुआ? क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन में बोला था कैश सेल कितना परसेंट है, कैश सेल 20% है, ठीक है, तो फिर क्रेडिट सेल कितना होगा? 80%। तो ये 80% के इक्विवेलेंट है, तो अगर 100% निकालेंगे तो टोटल सेल पता चल जाएगा, तो कितना होगा? 12,50,000। 12 लाख। ये 80% था क्योंकि क्वेश्चन ही हमें बता रखा था कि कैश सेल 20% है, तो क्रेडिट सेल कितना हो जाएगा? ये 80% कैसे हुआ? सिंपल सा बात है, क्वेश्चन में गिवन है कैश सेल्स 20%, तो क्रेडिट सेल 80%, ठीक है, तो ये 80% के बराबर है। 80% इक्विवेलेंट टू 10 लाख, 1% इक्विवेलेंट टू 10 लाख बाई 80%, देन 100% इक्विवेलेंट टू कितना होगा? आंसर आ गया टोटल सेल्स का और क्रेडिट सेल्स। सिंपल क्वेश्चन था, सिंपल डेटर का कंसेप्ट था कि डेटर हम लोग 1.5 महीने के गैप में पैसा जो है कलेक्ट करते हैं, तो हमारा कलेक्शन अभी भी 1,25,000 बाकी दिख रहा है, तो ये कितने टाइम पीरियड का कलेक्शन बाकी दिख रहा है? ऑब्वियसली 1.5 मंथ्स का। जैसे अगर हम किसी को 1 मंथ के गैप में किसी से पैसा कलेक्ट करते हैं डेटर से, ठीक है, तो मुझे दिखाई दे रहा है कि मुझे अभी उससे 1 लाख मिलेगा, तो अभी ये दिखाई क्यों दे रहा है 1 लाख मिलेगा? क्योंकि हम एक एक महीने के गैप में पैसा रिसीव करते हैं, इसका मतलब 1 महीने का ड्यू दिख रहा होगा, ठीक है। तो वैसे ही बात, तो 12 मंथ्स का ड्यू कितना होता है? 10 लाख। तो ये तो हमारा क्या आ गया, पूरा का पूरा 12 महीने का डेटर आ गया। तो डेटर का मतलब क्या हो गया? डेटर तब जनरेट होता है जब क्रेडिट सेल होता है, तो ये बन गया क्रेडिट सेल। अब क्वेश्चन में दे दिया था कि क्रेडिट सेल कितना परसेंट है, तो मतलब दिया नहीं था, डायरेक्टली हम लोग निकाल सकते 80%, तो अब टोटल सेल्स यानी 100% निकालना। अच्छा, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन ये वाला करेंगे, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 बड़ा है, ठीक है, हम 3 में जाते हैं, फिर टाइम के अकॉर्डिंग देखेंगे, अगर क्वेश्चन नंबर 2 कर सकते हैं तो ही करेंगे, अदरवाइज नेक्स्ट दिन करना पड़ेगा। ये 3 वाला छोटा है, ये कर सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, इसमें बोला है राम कैरिड ए बिजनेस एज रिटेल मर्चेंट, ही हैज नॉट मेंटेन रेगुलर अकाउंट, मतलब सिंगल एंट्री फॉलो करते हैं। However, he always maintain 10,000 in cash and deposit the balance into the bank. तो वो हमेशा अपने पास 10,000 रुपए का बैलेंस मेंटेन करते हैं, कैश बैलेंस, ठीक है, और वो पैसे को ले जाके वो बैंक में डिपॉजिट कर देते हैं। अब बोल रहा है he informs you that he has sold goods at a profit of 25% on sale। उन्होंने हमें एक इंफॉर्मेशन दिया कि वो जो गुड्स बेचते हैं वो सेल पे 25% प्रॉफिट लगा के बेचते हैं। यहाँ पर दे दिया है एसेट्स का और लाइबिलिटीज का डिटेल, कैश, क्रेडिटर, कैश एट बैंक, ये इन हैंड था, डेटर, स्टॉक, राम्स, कैपिटल, कैपिटल दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पर कुछ क्वेश्चन मार्क्स है यहाँ, ठीक है, तो इसका मतलब ये हमें अकाउंट्स बनाना पड़ सकता है या फिर हो सकता है किसी और तरीके से हमें मिल जाए, ठीक है। अच्छा, उसके बाद यहाँ पर देखो कैश इन हैंड में कोई चेंजेस नहीं है, तो कैश का अकाउंट नहीं बनाएंगे, ठीक है। सन्ड्री क्रेडिटर में चेंजेस है तो इसका अकाउंट बना लेना चाहिए। कैश एट बैंक में चेंजेस है तो जरूरत होगा तो बना सकते देख लेंगे कितना जरूरत होगा नहीं होगा। डेटर भी बना लेंगे। स्टॉक नॉर्मली हम मना करते बनाने के लिए, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क दिया है, फिर भी मत बनाओ, बन जाएगा, ठीक है।
कहीं ना कहीं से बन जाएगा, वर्किंग नोट बनाने का इसका जरूरत नहीं होगा। और राम का जो कैपिटल यहाँ बैलेंसिंग फिगर दिख रहा है, ये तो हम लोग निकालते ही है ना, ओपनिंग कैपिटल का यूज करके क्लोजिंग कैपिटल निकल जाएगा, तो इसका ये तो बैलेंस शीट में ही निकलेगा, इसका वर्किंग नोट बना के क्या करें। फिर यहाँ पर जो है हमें ट्रांजैक्शन दिए हुए हैं, ये हम पूछ लेंगे एंट्री क्या होगा। फिर यहाँ पर भी कुछ डेटा दिया हुआ है, फिर यहाँ पर बोला है प्रिपेयर करने के लिए ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड। चलो बनाना स्टार्ट करते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 3। In the books of Ram, in the books of Ram, trading and profit and loss account for the year ended 31st of March 2024. इतनी जगह में हो जाएगा बैलेंस शीट। लाइबिलिटी, बाकी वर्किंग नोट जो भी जरूरत होगा बनाना पड़ेगा। यहाँ पेज खत्म है, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पर देखते हैं कैश इन हैंड दिया है। अच्छा, ये हमेशा 10,000 का कैश मेंटेन करते हैं, इसीलिए इसमें चेंजेस नहीं दिख रहा है, ये बात समझने वाला है। इन्होंने हमेशा 10,000 कैश मेंटेन करने का सोचा है, कैश इन हैंड। इसीलिए देखो दोनों ईयर में हमें ओपनिंग क्लोजिंग दोनों में कैश जो है वो 10,000 हम लोगों को यहाँ पर शो हो रहा है, ठीक है। तो कैश इन हैंड कहाँ लिखेंगे, तो कैश इन हैंड हम लोग लिखेंगे बैलेंस शीट, ठीक है, ओपनिंग और क्लोजिंग। तो यहाँ पर लिख देते हैं, यहाँ पर लिखेंगे कैश इन हैंड 10,000, कैश इन हैंड 10,000। और जो स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनाएंगे वहां पर भी लिखना पड़ेगा, तो वर्किंग नोट बना लेते हैं। वर्किंग नोट नंबर 1, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स, कैश इन हैंड 10,000। ये पुट कर लिया हम लोगों ने। फिर बोला है सेंट्री क्रेडिटर 40 और 90, तो ओपनिंग में 40, सेंट्री क्रेडिटर शॉर्ट में लिखेंगे अभी, ये तो कंप्लीट नहीं होगा, 40,000। अच्छा, और ये सेंट्री क्रेडिटर इधर आ जाएगा, सन्ड्री क्रेडिटर क्लोजिंग वाले बैलेंस शीट में सन्ड्री क्रेडिटर हो जाएगा हम लोग का, एक 40 था और एक 9 था। अच्छा, इसका हम लोग वर्किंग नोट भी बनाएंगे क्योंकि इसमें वैल्यूज में चेंजेस दिख रहा है, तो इसका अच्छा देखो तो नेट चला गया, इलेक्ट्रिसिटी भी चला गया, कनेक्ट हुआ है, मैंने मोबाइल से कनेक्ट किया है। হ্যাঁ ম্যাম এখন হয়েছে। अच्छा, দেখা যাচ্ছে স্ক্রিন শেয়ার আছে? হ্যাঁ ম্যাম। ठीक है, ठीक है, ये कंप्लीट कर लेते, देखते मोबाइल नेट से कितना हो पाता है, ठीक है। नेट तो चलेगा लेकिन इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, तो लैपटॉप कितना साथ देगा वो नहीं पता। ठीक है चलो, तो फिर
यहाँ पर हम लोगों ने क्रेडिटर लिखा था 40 और 90,000, ठीक है, तो 40 और 90,000, ये यहाँ पर 40,000 लिख लिया और उधर 90,000 लिखा। अब इसका वर्किंग नोट बनाएंगे, वर्किंग नोट नंबर 2 इसीलिए बनाएंगे क्योंकि क्रेडिटर का जो है बैलेंस में चेंजेस है, तो जरूर ना कुछ ट्रांजेक्शन्स नहीं होने से बैलेंस में चेंजेस थोड़ी ना होता है, तो फिर ये लिख के चेक करना पड़ेगा। और क्रेडिटर से हमें परचेज वगैरह भी पता चलेगा अगर नहीं है तो 40,000 और 90,000। तो अगर वैल्यूज में चेंजेस है तो उसका अकाउंट बना लेना चाहिए, सिर्फ इन्वेंट्री को छोड़ के, इन्वेंट्री को बनाने का कोई जरूरत नहीं। उसके बाद बोला है कैश एट बैंक, तो ये हम लोग लिखेंगे बैलेंस शीट में कैश एट बैंक है 50,000 क्रेडिट, तो ये इधर आ जाएगा कैश एट बैंक। अच्छा, नहीं, मेरा क्वेश्चन ये होना चाहिए कि ये क्रेडिट वाला किधर जाएगा, डेबिट वाला किधर जाएगा। कैश एट बैंक है, ओपनिंग में क्रेडिट है, तो क्रेडिट बैलेंस किधर जाता है, कैश का। डेबिट कैसे साइड। ऐसे, हाँ डेबिट ना, এটা তো অ্যাসেটের লাইবিলিটিতে যাবে, ওটাকে কি বলে, बैंक ओवरड्राफ्ट बोला जाता है। ओवरड्राफ्ट। हाँ, बैंक ओवरड्राफ्ट, BOD, ओवरड्राफ्ट या बैंक ओवरड्राफ्ट, ये 50,000 लिख लिया, इसको भी लिखना पड़ेगा। ये हो जाएगा, ये इधर आएगा, इसमें क्रेडिट बैलेंस बोल रहे, डेबिट बोल रखा है 80,000, तो यहाँ लिख लेते हैं कैश इन, कैश एट बैंक, सॉरी इन लिख दिया मैंने, कैश एट बैंक 80,000। अच्छा, अब हम लोग चाहे तो एक कैश अकाउंट बना सकते हैं, कैश का कहाँ पर बनाएंगे, यहाँ बनाएंगे, वर्किंग नोट नंबर 3, कैश एट बैंक, क्योंकि उसमें भी वैल्यूज में चेंजेस हुआ है, तो कैश एट बैंक टू, ये तो बाई बैलेंस BD होगा, टू नहीं होगा क्योंकि ओपनिंग में ओवरड्राफ्ट था, कितने का, 50,000 का। और क्लोजिंग किधर आएगा, बाई साइड में ही आएगा, क्योंकि ओपनिंग अगर एसेट होता तो इधर और इधर होता, तो एसेट का क्लोजिंग बैलेंस तो बाई साइड में ही आएगा, ठीक है, 80,000, लेकिन दोनों एक ही साइड इसीलिए आया क्योंकि ओवरड्राफ्ट था, इसी वजह से। फिर उसके बाद है सन्ड्री डेटर 1 लाख और 3,50,000, लिख लेते हैं सन्ड्री डेटर 1 लाख और 3,50,000, यहाँ पर लिख देंगे 1 लाख, और प्रीवियस वाले पेज में लिखेंगे सन्ड्री डेटर 3,50,000, ठीक है, सन्ड्री डेटर लिखेंगे 3,50,000। अच्छा, इसका भी एक वर्किंग नोट बना लें, वर्किंग नोट नंबर 4, सन्ड्री डेटर बैलेंस BD बाई बैलेंस CD। अच्छा, 1 लाख और 3,50,000, यहाँ पर लिखेंगे 1 लाख और यहाँ पर लिख लेंगे 3,50,000, ठीक है। अच्छा, अब स्टॉक इन ट्रेड, ओपनिंग स्टॉक ये ट्रेडिंग में चला जाएगा 2,80,000, 2,80,000 टू ओपनिंग स्टॉक 2,80,000। अच्छा, इसमें भी नहीं मिलेगा इस वजह से, ओपनिंग स्टॉक हो गया। क्लोजिंग मुझे दिया हुआ है क्वेश्चन मार्क, इसका अकाउंट बना सकते हैं बट मैंने बोल रखा है कि स्टॉक का बनाना जरूरी नहीं है, निकल जाएगा, ये यहीं से निकल जाएगा, तो यहाँ पर ऐसे लिख के रख दो, क्लोजिंग स्टॉक बोल के यहाँ पर ऐसे क्वेश्चन मार्क दे के रख देते हैं क्योंकि हमें नहीं पता कितना होगा ये डेटा, और कहाँ पुट होगा, यहाँ पुट होगा क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक, तो क्लोजिंग स्टॉक का ये वैल्यू नहीं पता, क्वेश्चन मार्क है, ठीक है, और ओपनिंग वाला वैल्यू पता है, वो ओपनिंग वाले बैलेंस शीट में चला जाएगा, ओपनिंग वाले बैलेंस शीट में लिखेंगे क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक है हम लोग का 2,80,000। ओपनिंग कैपिटल पता है,
से दिख रहा है, नेट फिर से चला गया था थोड़ा, मोबाइल का नेट है तो इस वजह से, लेकिन इलेक्ट्रिसिटी आ गया है, दिख रहा है। हाँ मैम। एक बार फिर कंफर्म करो कि स्क्रीन शेयर है कि नहीं है। अच्छा। ठीक है, अब हमारा राम्स कैपिटल यहाँ पर हम लोग लिख लेंगे, राम्स कैपिटल 3 लाख। यहाँ तक कंप्लीट कर लिया हम लोगों ने। हम लोग को क्या चाहिए, क्लोजिंग कैपिटल चाहिए, ठीक है। क्लोजिंग कैपिटल के लिए जगह यहाँ पर बनाएंगे, राम्स कैपिटल, ये हमें क्वेश्चन मार्क दिया है, ये हमें निकालना पड़ेगा। तो वो कैसे निकालेंगे, पहले तो ओपनिंग में फिर ऐड वैड करेंगे तो पता चल जाएगा, ठीक है। यहाँ पर ओपनिंग वाला तो लिखना ही पड़ेगा, फिर यहाँ पर सारा चीज बैलेंस बैलेंस होके जो भी होगा फिर हमें मिल जाएगा क्लोजिंग वाला। अच्छा, अब यहाँ पर बोला है पेमेंट टू क्रेडिटर, बोलो एंट्री क्या होगा, पेमेंट टू क्रेडिटर का एंट्री। अच्छा, यहाँ पर एक चीज बोला है, एनालिसिस ऑफ हिज बैंक पासबुक रिवील्स द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। बैंक पासबुक में जब देखा गया तो ये इन्फॉर्मेशन मिला, तो बैंक पासबुक में मिला कि क्रेडिटर को पेमेंट किया है 7 लाख, तो एंट्री क्या होगा। क्रेडिटर टू बैंक। क्योंकि बैंक पासबुक में डिटेल्स मिला है, मतलब चेक के थ्रू से हुआ होगा, इसीलिए बैंक पासबुक में दिख रहा है, तो क्रेडिटर टू बैंक होगा। तो इसको कहाँ लिखेंगे, सबसे पहले तो वर्किंग नोट में जाएंगे, क्रेडिटर में, क्रेडिटर टू बैंक, क्रेडिटर टू बैंक 7 लाख, ठीक है। और कहाँ पर जाएगा ये वाला एंट्री, दो जगह पे जाएगा ना, बैंक में जाएगा, कितना हो जाएगा, बाई क्रेडिटर 7 लाख। अच्छा, फिर पेमेंट फॉर बिजनेस एक्सपेंसेस, इसका एंट्री क्या होगा, ड्राइंग्स टू बैंक। बिजनेस एक्सपेंस ड्राइंग्स नहीं होता है, पर्सनल एक्सपेंस ड्राइंग्स होता है, बिजनेस एक्सपेंस तो एक्सपेंस होता है, या फिर बिजनेस एक्सपेंस ड्राइंग्स ओनली फॉर पर्सनल, बिजनेस का एक्सपेंस कैसे होगा, बिजनेस एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू बैंक। तो एक्सपेंस अकाउंट तो मैंने ओपन किया नहीं है, जरूरत नहीं पड़ा क्योंकि कुछ भी आउटस्टैंडिंग नहीं है, तो ये एक्सपेंसेस कहाँ जाएगा, पीएल। पीएल में डायरेक्टली चला, टू बिजनेस एक्सपेंस। कुछ एडजस्टमेंट है नहीं, इसका मतलब जितना हम लोगों ने पे किया है उतना ही हमारा ड्यूरिंग द ईयर का खर्चा रहा होगा। रिसिप्ट फ्रॉम डेटर क्या एंट्री होगा, बैंक टू डेटर्स। बैंक टू डेटर्स, तो टू डेटर्स हो जाएगा, बैंक टू डेटर, और डेटर में भी क्रॉस पोस्टिंग हो जाएगा, टू डेटर हो जाएगा 7,50,000, और डेटर में लिखेंगे बाई बैंक 7,50,000। अच्छा, लोन 1 लाख टेकन ऑन 1/10/2021 एट 10% पर एनम, लोन लिया है, एक डेट दिया है, इंटरेस्ट का रेट दिया है, तो पहले लोन लेने का एंट्री बता दो क्या होगा, लोन टू बैंक। लोन टू बैंक होले पैसा चले जाए, बैंक क्रेडिट होले, रियल अकाउंट व्हाट कम्स इन डेबिट व्हाट गोस आउट इज क्रेडिट, लोन लाइबिलिटी है, लोन नीले लोन डेबिट की करो, बैंक टू बैंक लोन टू होगा, लोन। बैंक टू लोन हो जाएगा 1 लाख। और ये लोन कहाँ दिखाना पड़ेगा, बैलेंस शीट में दिखाना पड़ेगा, कौन सी बैलेंस शीट में जाएगा, लोन लिया है हम लोगों ने 1/10/2021 को, तो ये लोन कौन से बैलेंस शीट में जाएगा, ओपनिंग में, क्लोजिंग में, या दोनों में, डेट के हिसाब से सोच के बताना है। क्लोजिंग।
सिर्फ क्लोजिंग में जाएगा, ओपनिंग में नहीं जाएगा, क्योंकि ओपनिंग डेट पे ये था ही नहीं, ये तो 1 अक्टूबर 21 बोल रहा है। तो हमारा 21 वाला तो स्टार्ट होता है अप्रैल से लेके मार्च 22 तक, तो फिर ये उसके उस पीरियड के अंदर आ रहा है। तो हमारा जो क्लोजिंग मतलब जो मेन सोल्यूशन है वहां पर आ जाएगा लोन बोल के, लोन बोल के यहाँ पर आ जाएगा 1 लाख। अच्छा, अब यहाँ पर लोन का इंटरेस्ट का अमाउंट दिया हुआ है, तो इंटरेस्ट कैलकुलेट करना पड़ेगा। बोलो इंटरेस्ट का अमाउंट कितना हो रहा है? लोन का इंटरेस्ट का अमाउंट कितना होगा? अक्टूबर को लोन लिया गया है 1 अक्टूबर। 5,000। 5,000 सही है। 1 लाख का लोन है, 10% इंटरेस्ट रेट है, अक्टूबर को लिया गया था, तो अक्टूबर से लेके मार्च तक, तो अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी मार्च 6 मंथ्स का, तो 6/12 कैसे समझ में आएगा? सिंपल सा बात है, 1 अक्टूबर 21 को लिया गया था, ईयर एंड हो रहा है 31 मार्च 22 को, तो यहाँ से यहाँ जितना टाइम होता है उतने टाइम के लिए, ठीक है। तो 10% करने से, ये कैलकुलेट करने से पूरे 12 मंथ्स का निकल के आएगा, डिवाइडेड बाई 12 करने से 1 मंथ का, इंटू 6 करने से 6 मंथ्स का, 6 मंथ्स का इंटरेस्ट हो रहा है। तो यहाँ पर अमाउंट हो जाएगा हम लोग का 5,000, ठीक है। अब ये इंटरेस्ट जो है क्या हम लोगों ने पे किया है? अगर पे करते हम लोग ये वाला इंटरेस्ट, तो हमें यहाँ पर बोल देता, पेमेंट भी दिखता, या फिर यहाँ किसी इंफॉर्मेशन में दिख सकता है, बट अभी तक तो मुझे नहीं मिला। चलो पढ़ के बता देते हैं, यहाँ कोई लोन का इंफॉर्मेशन दिया है। ही इन्फॉर्म्स यू दैट द पे that he paid creditor for goods 20,000 in cash and salary 40,000 in cash. He withdrawn 80,000 for personal use during the year. Ram had not introduced any additional capital surplus cash, if any. Cash sale all purchase are on credit basis. बस देखो यहाँ पर लोन का कोई इंफॉर्मेशन नहीं दिया है। अभी ये जो पढ़ा है वो दोबारा पढ़ देंगे, बट यहाँ लोन का कोई इंफॉर्मेशन नहीं दिया है। इसका मतलब लोन का इंटरेस्ट क्या दिख रहा होगा? लोन का इंटरेस्ट क्या है? आउटस्टैंडिंग। आउटस्टैंडिंग है, ठीक है। लोन का इंटरेस्ट हम लोग का क्या है? आउटस्टैंडिंग है। कहां पर जाएगा? क्लोजिंग वाले बैलेंस शीट में जाएगा, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन लोन बोल के 5,000। और एक कहां पर जाएगा? दो जगह पे जाता है ना, तो बोलो और कहां पर जाएगा? पीएल में जाएगा। तो आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन लोन 5,000 ये पीएल में चला जाएगा, ठीक है। फिर बोल रहा है कैश डिपॉजिट इनटू बैंक, तो क्या एंट्री होगा? बैंक टू कैश। बैंक टू कैश 1 लाख। अच्छा, अब ये और एक बार कहा जाएगा अगर हम लोग ऐसा सोच रहे हैं, क्योंकि हमारे पास क्लोजिंग बैलेंस दिया हुआ है कैश का, तो वो ऑलरेडी एडजस्ट हो रखा है, तो ये दोबारा और कहीं देने का जरूरत नहीं है। बात समझ में आया कि हम लोगों ने और एक जगह पे जाता, अगर हम लोग कैश अकाउंट बनाते, लेकिन हम लोगों ने कैश अकाउंट नहीं बनाया। क्यों नहीं बनाया? क्योंकि वो फिक्स था, उसमें 10,000 ही दिखेगा, इसीलिए मैंने वो और नहीं दिखाया, ठीक है। अगर चाहो तो एक कैश अकाउंट बना सकते हैं, चलो हम बना देते हैं। चलो हम बना ही देते हैं कैश अकाउंट भी। वर्किंग नोट नंबर ये 5 है, वर्किंग नोट नंबर 6, कैश कैश अकाउंट भी बना देते हैं। कैश अकाउंट का ओपनिंग भी 10,000, क्लोजिंग भी 10,000, ये बना के दिखा देते हैं। क्यों? वो नहीं जरूरत है, वैसे ये देखो जरूरत नहीं है इसको बनाने का, हम थोड़ा सा समझाने के लिए कर रहे हैं। ये नहीं भी करोगे तो भी चलेगा, नेसेसरी नहीं है, क्योंकि दोनों जगह पे 10,000 वाले। लेकिन ये जो दिख रहा है ना टू कैश, अब इसका कंफ्यूजन हो सकता है, इसका दूसरा एंट्री, तो ये कैश अकाउंट बनेगा तब ना वो एंट्री पास करेंगे, इसीलिए हम बना के दिखा रहे हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर जो एंट्री मुझे मिला वो हम लिख देते हैं, बाई बैंक 1 लाख, ठीक है। तो 2 बार पोस्ट हो गया। बाकी इसका जरूरत इसीलिए नहीं है क्योंकि ये लिखने के बाद जब ऐड करेंगे कोई बैलेंसिंग फिगर आएगा नहीं, ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट बोल रहा है ही इन्फॉर्म्स यू दैट पेड क्रेडिटर फॉर गुड्स, गुड्स के लिए 20,000 इन कैश, क्रेडिटर को कैश पे किया है 20,000, तो एंट्री क्या होगा? कैश, कैश के थ्रू से पे किया है, बोलो क्या एंट्री होगा? क्रेडिटर टू कैश। क्रेडिटर टू कैश, तो यहाँ पर हो जाएगा बाई क्रेडिटर, कितना हो जाएगा? 20,000। और कहां पर जाएगा? क्रेडिटर अकाउंट में जाएगा, टू कैश बोल, क्रेडिटर अकाउंट टू कैश।
20,000 हो गया, दो जगह पे चला गया। फिर बोल रहा है सैलरी 40,000 इन कैश, तो क्या एंट्री होगा? सैलरी टू कैश। बाई सैलरी 40,000। अच्छा, और कहाँ पर जाएगा? पीएल। टू सैलरी 40,000। अच्छा, फिर इसके बाद ही हैज ड्रॉन 80,000 इन कैश फॉर पर्सनल एक्सपेंसेस, तो इसका एंट्री क्या होगा? कैश विदड्रॉन किया है फॉर पर्सनल एक्सपेंसेस, तो क्या एंट्री होगा? टू कैश। ड्रॉइंग्स टू कैश यानी बाई ड्रॉइंग्स। और एक बार कहाँ पुट होगा? क्या बैलेंस शीट है? बैलेंस शीट में कैपिटल से लेस हो जाएगा, लेस ड्रॉइंग्स। ड्रॉइंग्स है 80,000। ड्यूरिंग द ईयर राम हैड नॉट इंट्रोड्यूस्ड एनी एडिशनल कैपिटल, बोला राम ने कोई एडिशनल कैपिटल नहीं दिया है। अगर कोई सरप्लस कैश हमें दिख जाता है उसको कैश सेल मानना पड़ेगा। ऑल परचेज आर ऑन क्रेडिट बेसिस, तो इन्होंने जो भी परचेज किया क्रेडिट बेसिस पे किया है। अगर कैश अकाउंट में कुछ सरप्लस हमें दिखेगा तो उसे हमें क्या मानना है? बोल रहा है उसे हमें मानना है कैश सेल बोल के, ठीक है। अच्छा, अब और कोई इंफॉर्मेशन है नहीं जिसको हम लोग पुट करेंगे, अब एक एक करके हमें क्लोज करते हुए चलना पड़ेगा। तो सबसे पहले यहाँ पर आ जाते हैं, ये स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स जो है इसको क्लोज करते हैं। तो स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स का क्लोज करो, कितना आएगा? 3,90,000। ये टैली हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि हमारे पास नॉर्मली क्या निकाला जाता है? कैपिटल। हो सकता है कुछ और भी निकले, लेकिन यहाँ पर तो सब दे दिया था, तो फिर ये टैली होकर 3,90,000 हो गया। सन्ड्री क्रेडिटर को क्लोज करेंगे, इसके बाद कर लेते। सन्ड्री क्रेडिटर में कितना क्या आएगा वैल्यू? 8,10,000। 8,10,000 किधर आ रहा है? इधर। और इधर कितना आ जाएगा? 7,70,000। 7,70,000। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? क्रेडिट परचेस। क्रेडिट परचेस। और ये कहाँ पर फिट हो जाएगा? ट्रेडिंग में परचेस है। ट्रेडिंग में परचेस में। और ये पूरा का पूरा परचेस हम लोग लिख देंगे, कैश परचेस कुछ नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि क्वेश्चन हमें खुद बता दिया है, क्वेश्चन हमें खुद बता दिया है कि इनका सिर्फ और सिर्फ क्रेडिट परचेस होता है। ये देखो, ऑल परचेस आर ऑन क्रेडिट, तो फिर कैश परचेस ढूंढने का कोई जरूरत नहीं है। जब करता ही नहीं है तो कहाँ से आएगा? कैश परचेस करता नहीं है। हो गया। अच्छा, अब हम लोग क्लोज करेंगे। कैश एट बैंक आ गया, तो इसी को क्लोज कर लेते हैं। तो बोलो कितना आ रहा है? ये तो हम कर लेंगे ओरली। 1 लाख, 1 लाख, 2 लाख, 2 लाख, 9,50,000। अच्छा, बाकी इधर फिर भी उतना ही आएगा, क्योंकि इसमें भी तो ओपनिंग क्लोजिंग दिया हुआ था, सरप्लस वगैरह कुछ नहीं है। ठीक है, ये मुझे नहीं लगता है कुछ बैलेंस है, दोनों सेम है। 7 लाख, 2 लाख, 2 लाख, 2 लाख, 9,50,000, ठीक है। अच्छा, अब सन्ड्री डेटर को क्लोज करना पड़ेगा, तो डेटर को क्लोज करेंगे। 7 लाख, 3 लाख, 10 लाख, 11 लाख, 11 लाख और -1 लाख कितना हो जाएगा? 10 लाख। 10 लाख को क्या थ्री लिखेंगे? लैख 10 लाख। 10 लाख। 10 लाख को क्या लिखेंगे? क्रेडिट सेल। क्रेडिट से। क्रेडिट सेल आ गया। अच्छा, क्रेडिट सेल जो है वो कहाँ लिखना पड़ेगा? ट्रेडिंग में सेल्स है। ट्रेडिंग में सेल्स में लिखेंगे क्रेडिट सेल बोलते। क्या कैश सेल होगा? हो सकता है, क्योंकि हमें क्वेश्चन में बोला था कि अगर सरप्लस मिले कैश अकाउंट में तो उसे कैश सेल ट्रीट कर सकते हैं। ठीक है, तो कैश आ सकता है, इसीलिए मैंने कॉलम बना रखा है, क्योंकि हमें सारे सेल्स क्रेडिट ऐसा बोला नहीं, बोला है कुछ बैलेंस आए तो वो कैश सेल कंसिडर करने के लिए। तो देखेंगे आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अच्छा, हो ही गया है, बस ये अकाउंट को हमें रेडी करना पड़ेगा, ये वाली, ये कैश, इसको क्लोज करना पड़ेगा। तो क्लोज करने से किधर बैलेंस आ गया? इधर कितना आ रहा है? 2,40,000।
2,50,000 आ रहा है इधर, और इधर कितना आ जाएगा? 2,40,000। 2,40,000, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? हमें बता दिया है। सेल्स। हाँ, हमें बता दिया क्या बोल रहे हैं, बोला है कि अगर कुछ सरप्लस आया कैश अकाउंट में, इफ एनी टू बी टेकन एज कैश सेल, तो कैश सेल का एंट्री क्या होता है? कैश टू सेल्स, तो ये हम लोग का क्या हो गया? कैश सेल हो गया। अब ये कहाँ लिखेंगे? ट्रेडिंग। ट्रेडिंग में लिखेंगे 2,40,000। ठीक है, 2,40,000। अब ऐड कर लेते हैं कैश और क्रेडिट, तो कितना हो जाएगा? 12,40,000। 12,40,000। देखो, जो भी वर्किंग नोट था वो सारा कंप्लीट हो गया, ठीक है। परचेज ये पूरा क्रेडिट है, लिख दिया। अब हम लोग यहाँ पर ग्रॉस प्रॉफिट लिख सकते हैं, बिकॉज क्वेश्चन में हमें दे दिया था कि ग्रॉस प्रॉफिट कितना होगा, बता दिया था कि 25% ऑन सेल्स। तो सेल्स कितना था? 12,40,000। तो 12,40,000 पे 25% कितना होगा, उतना लिखेंगे। देख लो कितना होगा। 3,10,000। 3,10,000 होता है। अब ये पूरा टोटल कर लेते हैं, तो यहाँ पर क्लोजिंग स्टॉक बैलेंसिंग फिगर आ जाएगा। कितना हो रहा है? 7 और 3 10 लाख, 10 लाख, और इससे 13,60,000। इधर कितना आ जाएगा बैलेंस करके? ये क्लोजिंग स्टॉक बैलेंसिंग फिगर 20। निकल जाए। हाँ, 1,20,000। अच्छा, ये 1,20,000 और कहाँ पुट होगा? क्या कहीं पुट होगा? बैलेंस शीट में। बैलेंस शीट में चला जाएगा, क्लोजिंग वाले बैलेंस शीट में। क्लोजिंग स्टॉक ये देखो, यहाँ क्वेश्चन मार्क दिख रहा है, पुट कर देंगे 1,20,000। अब ये जीपी वगैरह ये क्लोज करके हमें दिखाना पड़ेगा कि कितना प्रॉफिट या लॉस क्या आ रहा है, वो देखना पड़ेगा। तो मेरे हिसाब से प्रॉफिट ही आ रहा है, देख लो। 1,45,000। 145। टू ग्रॉस प्रॉफिट, सॉरी, नेट प्रॉफिट बैलेंसिंग फिगर 1,45,000 यहाँ पर ऐड कर लीजिए। अब ये देख लो कितना होगा, ये क्वेश्चन में कितना आ जाएगा? 3,65,000। 365। अब प्लस करना है 365, 1,90,000, 1,95,000 ऐड कर दो, हो 5 लाख। जाएगा 5 लाख। 5,60,000, और इधर और तो कुछ था नहीं। 5,60,000 आ जाना चाहिए, चेक करके देख लो आ रहा है। 80 और 10, 90 यहाँ पर हो गया। 90, 90 और 1,20,000 हो जाएगा 2,10,000। 2,10,000 और 2 और 3 5,50,000, और 10 60, 5,60,000। देख लो मैच हो गया। ठीक है, मैच हो गया, ये हो गया। अच्छा, मैंने बोला है नॉर्मली कि अगर बैलेंसेस सेम हो तो हमें अकाउंट ओपन करने का जरूरत नहीं है। बट यहाँ पर देखो, अगर हम लोग ये कैश अकाउंट ओपन नहीं करते तो ये 2,40,000 हम लोग नहीं निकाल पाते। तो एक इंफॉर्मेशन था जिससे पता चल रहा था कि कैश अकाउंट ओपन करना पड़ सकता है। वो कौन सा इंफॉर्मेशन था? ये वाला सरप्लस कैश। तो सरप्लस कैश कहाँ दिखेगा? कैश अकाउंट में। बोल रहे अगर कुछ आएगा तो उसे कैश से लेना पड़ेगा। क्वेश्चन में हमारे पास कैश सेल निकालने के लिए और किसी तरीके का इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं था। इसका मतलब हमें कैश अकाउंट जरूर से ओपन कर लेना चाहिए, ठीक है। तो रूल्स एक ही रखेंगे हम लोग, रूल्स वही रखेंगे कि जिसमें हमारा
चेंजेस दिखेगा वही अकाउंट हम लोग बनाएंगे। अब आगे पढ़ते वगैरह हमें ऐसा कोई इन्फॉर्मेशन मिल जाता है कि भाई कैश अकाउंट फिर भी बनाना चाहिए तो बनाएंगे, जैसे इसमें बनाया, बनाने से हमें ये पता चल गया कि कितना अमाउंट हो रहा है कैश से का, ठीक है। तो ये हो गया। अच्छा, अब हम लोग का और तो कर नहीं सकते, अभी टाइम नहीं है। अभी हम लोग एक चीज हम बता देते कौन कौन सा क्वेश्चन जो है हमारा बाकी है वो एक बार नोट डाउन कर लेते। थर्ड वाला हो गया इधर से प्रैक्टिकल क्वेश्चन 2, और एक यहाँ पर फोर्थ नंबर क्वेश्चन और ऐड होगा। प्रैक्टिकल में 2 क्वेश्चन एमसीक्यू वगैरह और इधर एक क्वेश्चन बाकी है। ये वाला तो काफी बड़ा है, मतलब इलास्ट्रेशन 10, प्रैक्टिकल 2 और 4 एमसीक्यू, ये बाकी है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग ये करेंगे, देखते खत्म होता है कि नहीं। ठीक है, फिर आ सकते हैं। बाय मैम।